जय हिंद एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आप लोगों की मेंस अच्छे से चल रही होगी और आई होप आप लोग ये सीरीज़ को डिलीजेंटली फॉलो कर रहे होगे। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपका जो जीएस पेपर 1 का जो ज्योग्राफी सेक्शन है उसको कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करा दें मेंस पर्सपेक्टिव से। तो ये जो सीरीज़ चल रहा है ये सिर्फ इस साल के मेंस देने वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि जो अगले साल भी देंगे 2026 में जो एस्पिरेंट प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमारे टारगेट ग्रुप 2025 हैं और 2026 हैं, लेकिन हम अभी प्रायोरिटी 2025 को लेके चल रहे हैं, राइट। लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में कवर करा दिया जाए और लेक्चर कम से कम आपके ड्यूरेशन का हो, राइट। लेकिन जो 2026 का कर रहे हैं वो भी मिस मत करना, क्योंकि अगर इस साल आपने अच्छे से कर लिया तो अगले साल आपको एक एडवांटेज हो जाएगा, ठीक है, आपको एज मिल जाएगा अदर एस्पिरेंट्स के कंपैरिजन में। तो हमने सक्सेसफुली जियोमॉर्फोलॉजी खत्म कर दिया है, राइट। सारा अगर आपने लेक्चर कवर कर लिया, 5 लेक्चर में मैंने पूरा जियोमॉर्फोलॉजी सेक्शन कवर करा दिया था आपके ज्योग्राफी में। अगर आपने वो पांचों सीरीज कवर कर लिया उसके बाद आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, ठीक है। हालांकि मैंने सीरीज में कई सारे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खुद लिख के दिखाया है, ठीक है, लाइव आंसर राइटिंग करके, उसमें अप्रोचेस भी डिस्कस कर दिया और जो नहीं लिखवाया उसका भी मैंने तरीका बता दिया आपको कैसे सोचना है। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, कि आप लोग ये लिखते चले जा रहे होगे जो जो क्वेश्चंस आपको मिल रहा है टास्क। क्योंकि देखो यार, मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ, मेंस में क्या होता है ना कि बहुत बार होता है कि वी नो हाउ टू राइट, बट जब सामने क्वेश्चन आता है ना तो हम लिख नहीं पाते उसको। क्यों? क्योंकि आप सोचो जब एग्जाम हॉल में वो प्रेशर में, उस प्रेशर कंडीशन में आप लिखते हो, आपके पास 10 मार्कर के लिए सिर्फ 7 मिनट का टाइम होता है और आपके पास जब 15 मार्कर होता है तो उसके लिए 10 to 12 मिनट्स का आपके पास टाइम होता है। तो सोचो उस प्रेशर कंडीशन में आपको सोचना भी है और पॉइंट्स भी जनरेट करने हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप अप्रोच सीख गए, एक बार आपने कंटेंट पढ़ लिया तो आपका काम खत्म हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट है मेंस में प्रैक्टिस। कई बार ना लोग बहुत कम कंटेंट पढ़ के मेंस बहुत अच्छे स्कोर से क्लियर करते हैं। क्यों? उसका रीज़न सिर्फ एक है, क्योंकि वो सिर्फ ज़्यादा फोकस करते हैं आंसर राइटिंग पे। तो मैं वही बोल रहा हूँ, कंटेंट तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन कंटेंट कोशिश करो मिनिमम कंज्यूम करने का, क्योंकि एट द एंड आपको जो प्रोड्यूस करना है, जितना ज़्यादा कम कंज्यूम करोगे और टू द पॉइंट कंज्यूम करोगे उतना ज़्यादा आप वहाँ पे मतलब याद आ पाएगा आपको जब टेस्ट सेंटर में बैठे रहोगे। तो इन सारी बातों का आप ध्यान रखो, तब जाके आपका मेंस क्लियर करने के चांसेस है। अदरवाइज ये प्रीलिम्स से एकदम अलग अप्रोच होता है आपका मेंस का। कंटेंट्स चीज़ें सेम होती हैं, ठीक है, ओवरलैप करके हमें इंटीग्रेट करके पढ़ना होता है, लेकिन वो तब जब हमारे पास पूरा 1 साल 2 साल का टाइम हो। लेकिन अभी क्योंकि आपका मेंस में नज़दीक आ रहा है, इवन आप अगले साल भी मेंस दे रहे हो, तो आप दिसंबर तक का ही डेडलाइन लेके चलना, क्योंकि जनवरी से आपका पूरा पढ़ाई जो होता है वो प्रीलिम्स ओरिएंटेड हो जाता है, राइट। तो लग जाओ अभी से, बहुत कम समय है, 6 महीने हैं। जो अगर 2026 का मेंस दे रहे हैं और जो 2025 का मेंस दे रहे हैं उनके पास मोटा मोटी सिर्फ 2 महीने रह गए हैं। तो अब अगर आप कैजुअल बिहेवियर रखते हो तो यार आप इस गेम से बाहर हो जाओगे। ऑलरेडी बहुत लंबा ये साइकिल होता है, राइट। तो इस साइकिल से अगर निकलना चाहते हो तो अभी से अभी के अभी लग जाओ और ज़्यादा फोकस करो। मैं बता रहा हूँ, कंटेंट आपको कहीं से भी मिल जाता है, राइट, लेकिन जो मेन होता है अप्रोच सीखना और उसको लिखना। तो अगर आप आंसर नहीं लिखोगे तो नहीं लिख पाओगे। आप बेट लगा के देख लो। आप इवन मैं आपको सारी चीज़ें पढ़ा दूंगा जो जो अभी टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं, और आपको मैं समझा दूंगा कि ये रहा क्वेश्चन, इसका आंसर ऐसे होगा। फिर भी मैं अगर बोलूंगा ना कि आप विद इन 7 मिनट्स लिख के दिखाओ, तब भी आपके हाथ नहीं चलेंगे अगर आपने पहले से लिख नहीं रखा है। तो इस चीज़ को लाइटली मत लेना। अगर आपको लिखना है, अगर आपको मान चलो मेंस के क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आते हैं आपके पर जीएस पेपर, राइट, एक्सेप्ट एसए और जो आपके कंपलसरी पेपर होते हैं, तो उसमें आप 20 क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे अगर आपकी पहले से प्रैक्टिस नहीं होगी। तो इसको बार बार मैं रिट्रेट कर रहा हूँ, एम्फेसाइज कर रहा हूँ, राइट। टेक इट सीरियसली एंड डू प्रैक्टिस आफ्टर वॉचिंग ऑल दीज लेक्चर्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज टॉपिक। तो आपके सिलेबस में ये पॉइंट मेंशन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग साउथ एशिया एंड द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, राइट। तो हमें ये वाला टॉपिक कवर करना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका। हर साल यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आने ही आने फिक्स है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपके जीएस 1 में ही आता है, ये आपके जीएस 3 में भी ओवरलैप करता है ये टॉपिक, राइट। जीएस 3 में भी आप मिनरल्स रिसोर्सेज पढ़ते हो, एग्रीकल्चर के कुछ टॉपिक पढ़ते हो, राइट। तो ये सारी चीज़ें ओवरलैपिंग है। तो अगर आप यहाँ पे मेहनत कर लेते हो तो आपका जीएस 3 का ही काम आसान हो जाएगा, राइट। तो जियोमॉर्फोलॉजी हमने ऑलरेडी खत्म कर लिया है और अब रिसोर्सेज कवर करेंगे, ठीक है। लेट्स सी कितने लेक्चर लगते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको मिनिमम 2 से 3 लेक्चर में ये जो रिसोर्सेज वाला पार्ट है कवर करा दूं। साथ के साथ जो क्वेश्चन आ रखे हैं, राइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन आ रखा है। सो देखो कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, और आप अभी आप वीडियो पॉज करके सोचना कि अभी प्रेजेंट कंडीशन जो है आपका, अभी आपने कंटेंट नहीं पढ़ा है तो आप क्या क्या सोच पा रहे हो उसके बारे में,
राइट। तो अभी एकदम वीडियो पॉज करो और एक क्वेश्चन से शुरू करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। टोटल 13 क्वेश्चन पूछ रखे हैं, है ना, लास्ट 8 to 10 ईयर्स में। वेराई कर सकता है, अलग अलग आप पीवाईक्यू एनालिसिस देखोगे तो, लेकिन वही मोटा मोटी आपके 15 क्वेश्चन आप ले लो कि 15 क्वेश्चन लास्ट 10 ईयर में पूछ रखे हैं। मतलब ऑन एन एवरेज अगर लेते हो तो आप हर साल 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। और अगर उसमें भी जीएस पेपर 3 देखोगे, जो ओवरलैपिंग देख लोगे, तो 2 क्वेश्चन तो आप श्योर शॉर्ट लेके चलो कि आपका इस टॉपिक से आने वाला है, रिसोर्सेज से, ठीक है। तो आप वीडियो पॉज करना और सोचना पहले कि मैं अभी प्रेजेंट कंडीशन में मेरे प्रीलिम्स नॉलेज के अकॉर्डिंग और जो भी मेरा 1 साल से प्रिपरेशन चल रहा है उसके एक्वायर्ड नॉलेज के अकॉर्डिंग मैं अभी इस चीज़ को आंसर कर पा रहा हूँ कि नहीं। तो पहले सोच पा रहे हो कि नहीं, पहला तो स्टेप वो होता है। अगर सोच लिया तो कोशिश करना इसको लिखने का भी। बाकी जो एकदम बिगिनर है वो पूरा लेक्चर अटेंड करो, पूरा कंटेंट देखो, मैं आपको कंटेंट बता दूंगा टू द पॉइंट क्रिस्प, राइट। उसके बाद आप कोशिश करना जो मैं आपको टास्क दूंगा कि ये क्वेश्चन आपको लिखना है, कुछ तो मैं लिखवा दूंगा यहाँ पे और कुछ आपको टास्क दूंगा कि ये करके आना, तो आप ट्राई करना वीडियो एंड होने के बाद खुद से लिखने की कोशिश करना और टाइमर लगा के लिखना, ठीक है। फिर आपको रियलिटी चेक मिलेगा कि हाँ आप कितना कर पा रहे हो। सो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। इट इज सेड दैट इंडिया हैज सब्सटैंशियल रिजर्व्स ऑफ शेल ऑयल एंड गैस विच कैन फीड द नीड्स ऑफ द कंट्री फॉर अ क्वार्टर सेंचुरी, राइट। मतलब बोल रहे हैं कि अराउंड 25 ईयर तक जो हमारे पास शेल और ऑयल गैस रिजर्व है इंडिया में, वो फीड कर सकता है कंट्री के नीड को, राइट। ये पहला पार्ट हो गया क्वेश्चन का। However, tapping of the resources does not appear to be high on the agenda. Discuss critically the availability and issues involved. तो इन सारे क्वेश्चन में मैंने जानबूझ के मार्क्स मेंशन नहीं किया है क्योंकि हर क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, आप उसको 15 मार्कर्स मान के चलो, ठीक है। मतलब हर जो थीम आया हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, उस थीम पे आपको 250 वर्ड का तो कंटेंट आना ही चाहिए, इसलिए मैंने 10 मार्कर नहीं लिखा है, राइट, या 15 मार्कर नहीं लिखा है। तो आप इसको 15 मार्कर के अकॉर्डिंग सोचो। तो इसमें पहले आपको सोचना कि क्या क्या टॉपिक से, थीम क्या है इसमें। तो थीम आप देख रहे हो शेल ऑयल एंड गैसेस, राइट। तो हमें क्या पढ़ना होगा, हमें शेल ऑयल एंड गैसेस के बारे में पढ़ना होगा। उसके बाद उसके चैलेंजेस, राइट, उसका क्या नीड है, क्या यूसेज है इंडिया में, उसका क्या है प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में, इंडिया में क्या स्टेटस है, राइट, और वे फॉरवर्ड वगैरह कि हम कैसे कैसे जो भी चैलेंजेस है उसको ओवरकम कर सकते हैं। तो यही सारे जो रिसोर्सेस हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ रखे हैं, उसके लिए सेम अप्रोच हम फॉलो कर रहे होंगे, राइट। बाकी कुछ करेंट डेटा है थोड़ा बहुत, तो वो मिल जाता है आपको ऑलरेडी, बहुत सारे इंस्टीट्यूट आपको कंपाइलेशन प्रोवाइड कराती हैं। बाकी जो नेसेसरी डेटा मैंने भी इस डॉक्यूमेंट में मेंशन कर रखा है, तो उसको आप अलग से अपना पॉइंटर्स फॉर्म में बना के याद कर सकते हो, जो इस साल का मेंस दे रहे हैं, राइट। तो आपको समझ आया इस क्वेश्चन में क्या करना है। पहले तो आपको पहला पार्ट को एड्रेस करना है कि जो शेल ऑयल एंड गैस रिजर्व है हमारे पास इतना है कि वो आपके 25 ईयर तक कंट्री के नीड्स को पूरा कर सकता है। लेकिन यहाँ पे बोला है हाउएवर टैपिंग ऑफ द रिसोर्सेज डज नॉट अपीयर टू बी हाई ऑन द एजेंडा। लेकिन अभी कहने का इनका मतलब है कि अभी गवर्नमेंट के प्रायोरिटी में नहीं है कि इन सारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करे। सो डिस्कस क्रिटिकली द अवेलेबिलिटी एंड इश्यूज इन्वॉल्व। तो इसमें आपको बताना है कि क्या अवेलेबिलिटी है, इसका क्या स्टेटस है, कहाँ कहाँ इंडिया में मिलते हैं। तो यहाँ पे आप मैप बना सकते हो, राइट, और इश्यूज बता सकते हो। और इशू कभी भी अगर आपको पूछे ना, तो उसके बाद साथ के साथ आपको वे फॉरवर्ड भी देना होता है, क्योंकि यहाँ पे पूछा क्रिटिकली। तो क्रिटिकली का मतलब क्या होता है, बाल की खाल निकालना। तो आप एक साइड इशू भी बता रहे हो, राइट, और उसके बाद उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर रहे हो। तो अगर ये 15 मार्कर का क्वेश्चन है, राइट, तो इसको आप कितने पार्ट में डिवाइड करोगे। पहला पार्ट, इससे आप इंट्रोडक्शन बना सकते हो, राइट। उसके बाद इस वाले पार्ट में से आप 3-4 पार्ट निकाल सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अवेलेबिलिटी बता सकते हो, इश्यूज बता सकते हो, क्यों गवर्नमेंट के एजेंडा में प्रायोरिटी पे नहीं है ये बता सकते हो, मैप बना देना बॉडी में, राइट, और उसके बाद कंक्लूड कर देना। और सॉल्यूशन तो जरूर बताना आपको, क्योंकि अवेलेबिलिटी बता दिया, इश्यूज बता दिया, तो वे फॉरवर्ड भी इस क्वेश्चन में आपको बताना है। तो इस टाइप से आप पिलर बनाओगे। अब किस थीम के अराउंड पिलर बनाओगे, ये सब मैं आपको लेक्चर के दौरान सिखाऊंगा। फिर देखो, विद ग्रोइंग स्कैरसिटी ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एटॉमिक एनर्जी इज गेनिंग मोर एंड मोर सिग्निफिकेंस इन इंडिया। तो यहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स की बात कर रहा है, एटॉमिक एनर्जी की बात कर रहा है। तो ये हमारा थीम क्या हो गया, एनर्जी हो गया, राइट। मतलब जो भी एनर्जी रिसोर्सेस है, रिन्यूएबल चाहे नॉन रिन्यूएबल, उसको हमें डिटेल में पढ़ना है, राइट। तो ये जो ज्योग्राफी का जो ये वाला सेक्शन है ना, ये थोड़ा सा स्पेसिफिक होता है। जैसे मैंने बताया, मेंस में 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक जनरल क्वेश्चन होते हैं जहां पे आप ब्रॉड पिलर में सोच के आंसर लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे कुछ आपको डेटास की जरूरत पड़ेगी, कुछ फैक्ट की जरूरत पड़ेगी अपने आंसर सब्सटैंशिएट करने के लिए, ठीक है। फिर देखो, हाउ डज इंडिया सी इट्स प्लेस इन द इकोनॉमिक स्पेस ऑफ राइजिंग नेचुरल रिसोर्स रिच अफ्रीका। तो इसमें IR को भी लिंक कर दिया इन्होंने, जो कि आपके GS पेपर 2 का पार्ट है, राइट। लेकिन यहाँ पे आप IR को लिंक कर सकते हो आंसर लिखते वक्त। तो इंडिया अफ्रीका रिलेशन देख लो, और यहाँ पे पूछ रहा है कि हाउ डज इंडिया सी इट्स प्लेस इन द इकोनॉमिक स्पेस ऑफ राइजिंग नेचुरल रिसोर्स रिच अफ्रीका। तो इसका ही बताऊंगा मैं अप्रोच आपको कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोचना है। यहाँ पे रिसोर्सेज भी आ गया, नेचुरल रिसोर्सेज, तो यहाँ पे अफ्रीका का आपको रिसोर्सेज भी मेंशन करना है, ठीक है। जैसे कॉन्गो बेसिन वगैरह आप देख रहे हो, उसका सहारा रीजन में जो मिनरल्स मिल रहे हैं, घाना कोस्ट, आइवरी कोस्ट,
राइट। ये सारे जो कंट्रीज़ हैं ये सब काफ़ी रिसोर्स रिच कंट्रीज़ है, राइट। नाइजीरिया, लीबिया, ये सब कंट्रीज़। और इंडिया के लिए क्या अपॉर्चुनिटी है अगर इंडिया अफ्रीका को अल्टरनेटिव बनाता है, क्योंकि अभी इंडिया का डिपेंडेंस किस पे है, जो गल्फ नेशन है उन पे है क्रूड ऑयल के लिए या फिर अदर मिनरल्स के लिए। चाइना पे हैवली डिपेंडेंट है इंडिया। लेकिन अगर इंडिया साउथ अफ्रीका या अफ्रीकन नेशन के साथ अच्छा रिलेशन बना लेता है, राइट, तो इंडिया की डिपेंडेंसी कहीं ना कहीं इनसे कम हो जाएगी, जो अदर बिग प्लेयर्स है जो कि जब चाहे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, ठीक है, फॉर देयर पर्सनल इंटरेस्ट। तो यहाँ पे उस चीज़ को एनालाइज करना और उसको लिखना है, राइट। फिर देखो, क्रिटिकली इवेल्युएट द वेरियस रिसोर्सेज ऑफ द ओशंस विच कैन बी हार्नेस टू मीट रिसोर्सेज क्राइसिस इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, ओशन रिसोर्सेज के बारे में, राइट। तो हम वो भी देखेंगे। तो थीम आपको समझ आ रहा है, ब्रॉड थीम पकड़ो। यहाँ पे क्या पूछा आपको, फ्यूल के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी के बारे में पूछ रहा है, फ्यूल एनर्जी दोनों ही है ना। उसके बाद यहाँ पे आपका नेचुरल रिसोर्सेज, तो इसमें आपके सब ब्रॉडर आ जाएंगे, वेदर इट इज एनर्जी, वेदर इट इज फॉसिल फ्यूल्स, वेदर इट इज मिनरल, राइट। फिर यहाँ पे आपके ओशन रिसोर्सेज के बारे में पूछ रहा है। फिर व्हाट आर द इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ द डिस्कवरी ऑफ ऑयल इन आर्कटिक सी एंड इट्स पॉसिबल इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस। तो फिर से यहाँ पे रिसोर्सेज आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो बताना ही है, सिग्निफिकेंस बताना है, लेकिन साथ के साथ आपको इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस भी बताने हैं कि अगर जो आर्कटिक, क्योंकि आपको पता है कि अभी सबसे परमाफ्रॉस्ट है, राइट, लेकिन धीरे धीरे आपका आर्कटिक क्या कर रहा है, मेल्ट कर रहा है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो आर्कटिक काउंसिल के नेशन जो आर्कटिक के अराउंड सेटल्ड है, राइट, वो क्या कर रहे हैं, अब वहां पे जैसे ही ग्लेशियर जब मेल्ट हो रहा है तो जो अंदर रिसोर्सेज जो ब्यूरिड थे, राइट, वो क्या हो रहे हैं, अब एक्सपोज हो रहे हैं। तो अब हर कंट्री के बीच में होल्ड लग गया है वो मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने का, राइट, क्योंकि आसान भी है कहीं ना कहीं। तो ऑब्वियस सी बात है, जब अगर ओवर एक्सप्लॉइटेशन करेंगे हम रिसोर्सेज का तो इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस आना ही है उसके साथ, राइट। फिर देखो, द इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज विल ड्रास्टिकली रिड्यूस ह्यूमन मिजरीज, राइट। तो यहाँ पे वो पूछा है कि इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ लैंड एंड वाटर रिसोर्सेज, तो ये भी पता है कि इस पर भी काफ़ी बर्डन आ चुका है लैंड और वाटर रिसोर्सेज पे। क्यों, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, राइट। तो रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, लेकिन जो पॉपुलेशन है वो क्या है, आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और दूसरा जो होता है कि अनप्लैंड पॉपुलेशन पॉलिसीज़ है उसके वजह से, राइट। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पॉपुलेशन बढ़ रही है तभी आपके लैंड और वाटर रिसोर्सेज पे बर्डन है, स्ट्रेस है, बल्कि अनप्लैंड पॉपुलेशन पॉलिसीज़ की वजह से भी है। मतलब हम पॉपुलेशन को सही से मैनेज नहीं कर रहे, उसका जो पोटेंशियल है उसको टैप नहीं कर पा रहे, राइट। तो यहाँ पे आपको लैंड और वाटर रिसोर्सेज पूछ रखा है, यहाँ पे थीम ये हो गया, राइट। तो आपको लैंड और वाटर रिसोर्सेज जो भी है उसके बारे में पढ़ना है। फिर डिस्कस द नेचुरल रिसोर्सेज पोटेंशियल ऑफ डेक्कन ट्रैप, तो ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पूछा है, राइट। और आपको पता है जो डेक्कन ट्रैप है वो आपका मिनरल बेड है ना, काफ़ी मिनरल रिच रिसोर्सेज अवेलेबल है डेक्कन ट्रैप में। फिर एग्जामिन द पोटेंशियल ऑफ विंड एनर्जी इन इंडिया एंड एक्सप्लेन द रीजन फॉर देयर लिमिटेड स्पेशल स्प्रेड। मतलब आपको विंड एनर्जी के बारे में ग्रेट डिटेल्स में पढ़ना है। मतलब यहाँ से थीम क्या निकल के आपका आ रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी। तो रिन्यूएबल एनर्जी में आपका विंड एनर्जी हुआ, सोलर एनर्जी हुआ, जियोथर्मल एनर्जी हुआ, इन सबको अच्छे से देखना है, राइट। उसको 360 डिग्री अप्रोच से देखना है, तो वो भी मैं कराऊंगा इस लेक्चर के दौरान। फिर कमेंट ऑन द रिसोर्सेज पोटेंशियल ऑफ द लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया एंड हाईलाइट द स्टेटस ऑफ नेचुरल हैजार्ड प्रिपेयर्डनेस इन दीज एरियाज, राइट। तो आपको यहाँ पे बताना है कि जो कोस्ट लाइन का पोटेंशियल है, रिसोर्स पोटेंशियल के बारे में, और उसके बाद आपको हाईलाइट करना है कि अभी स्टेटस क्या है हमारा नेचुरल हैजार्ड प्रिपेयर्डनेस का, मतलब हम कितना ज़्यादा प्रिपेयर्ड हैं डिजास्टर के लिए, राइट। तो यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट आ गया, डिजास्टर मैनेजमेंट। तो अब आपको लिंकेजेस दिख रहा होगा, ये किससे लिंक्ड है, जीएस पेपर 3 से, राइट। तो अगर आपने अच्छे से सिलेबस देखा है तो आपको देख पा रहे होगे कि जीएस पेपर 1 को कैसे जीएस पेपर 3 से लिंक कर रहा है। तो जब मैं पहला लेक्चर लिया था ना तब भी आपको बताया था कि अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना वो आपके एकदम स्पेसिफिक जीएस पेपर बेस्ड नहीं आ रहे, वो आपको अलग अलग जीएस पेपर के सब्जेक्ट से लिंक करके क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो आपको इसलिए सारे जीएस पेपर पे कमांड होना जरूरी है, किसी को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। और उसके बाद इधर का नॉलेज उधर यूज़ कर सकते हो आप हमेशा। हाँ, थोड़ा सा बस अगर आपके जीएस पेपर 1 में पूछा है तो उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका आंसर में कीवर्ड्स प्रेजेंट रहने चाहिए ताकि आपका वो जो आंसर है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक लगे, लेकिन अदरवाइज जो पॉइंट्स होते हैं वो सिमिलर ही होते हैं, ठीक है। फिर वही पेट्रोलियम रिफाइनरीज के बारे में दे रखा है, राइट। उसका रीजनल रिसोर्सेज बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग हेल्प इन प्रोमोटिंग एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, ये भी देखो आपके जीएस पेपर 3 से लिंक कर दिया, राइट। फिर इंडिया हैज इमेंस पोटेंशियल ऑफ सोलर एनर्जी, देखो इधर सोलर एनर्जी भी पूछ दिया। तो इससे पता लग रहा है कि सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी तो हमें किसी भी हालत में नहीं छोड़ना है। तरीका अलग होगा क्वेश्चन पूछने का, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट होगा वो यही होगा। फिर वाई डिड ह्यूमन डेवलपमेंट फेल टू कीप पेस विथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया, राइट। तो यहाँ पे आपके पॉपुलेशन ज्योग्राफी आ गया है, तो ये भी मैं आपको कराऊंगा, ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट है, राइट। तो रिसोर्सेज वाले में हम इसको एक्सप्लिसिटली नहीं कवर करेंगे,
लेकिन जब मैं आपको ह्यूमन ज्योग्राफी कराऊंगा, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, तो वहाँ पे आपको मैं ये ह्यूमन वाला एस्पेक्ट कवर करा दूंगा। तो अब आपने क्वेश्चन देख लिया, तो यही अप्रोच होना चाहिए जब भी आप किसी भी टॉपिक का अप्रोच कर रहे हो जो आपके सिलेबस में मेंशन है, उससे रिलेटेड पहले आप जीएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस कर लो। तो इससे अब आपको पता लग जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, राइट, क्योंकि कंटेंट पूरा भरा पड़ा हुआ है मार्केट में। दूसरा चीज़ आपको ये पता लग जाएगा कि आपको किस डायरेक्शन में पढ़ना है। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि सोलर एनर्जी पढ़ रहे तो उससे रिलेटेड डेटा पढ़ के छोड़ दिया, उसका आपको चैलेंजेस पढ़ना है, वे फॉरवर्ड पढ़ना है, जो अभी रिलेटेड रेलिवेंट टेक्नोलॉजीज़ हैं उसको पढ़ना है, जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है उसको पढ़ना है, राइट। तो ऐसे आपको 360 डिग्री कवरेज रखनी है अपने जब मेंस की आप प्रिपरेशन कर रहे हो। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंटेंट आज पढ़ लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे कैसे अप्रोच करना क्वेश्चन का। ज़्यादा नहीं, 1-2 क्वेश्चन लूंगा मैं, फिर आपके नेक्स्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस ले लूंगा, और एक जो लेक्चर होगा मैं कोशिश करूंगा कि जो भी जितने भी क्वेश्चंस रह जाएंगे उसके लिए डेडिकेटेडली एक लेक्चर में सेपरेट ला दूंगा, राइट। तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी का आपका पार्ट है रिसोर्स, वर्ल्ड रिसोर्सेज, और ये आपके नीलेश सर के नोट्स के से लिया गया है, ठीक है। तो इसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहो तो परचेज कर सकते हो, अदरवाइज खुद से मेहनत कर लो, ठीक है। नोट्स वगैरह साथ के साथ रनिंग नोट्स आप बना सकते हो अपने पॉइंटर्स के फॉर्म में, ताकि वीडियो देखने के बाद अगर आपको आज से 1 महीने बाद 2 महीने बाद भी रिवाइज करना हुआ तो आप वो पॉइंटर्स देखोगे तो आपको पीछे की कहानी याद आ जाए। तो सबसे पहले वर्ल्ड रिसोर्सेज में हम देखेंगे अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। सो रिसोर्सेज आर एसेंशियल एनीथिंग दैट वी कैन यूज फ्रॉम इन्वायरमेंट टू फुलफिल आवर नीड्स एंड वांट्स। तो यहाँ पे रिसोर्सेज को डिफाइन कर रखा है। अब इसको जरूरी नहीं है कि आप यही डेफिनेशन याद करो, आप खुद का डेफिनेशन बना लो, रिसोर्सेज क्या होते हैं, राइट। तो सोचो, तो आपको ऐसे सोचना है रिसोर्सेज हम कभी किसी चीज को कब बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई भी ऐसी चीज जो कि नेचर में अवेलेबल है, सेकेंड एक्सेसिबल है, सिर्फ अवेलेबल होना काफ़ी नहीं है, एक्सेसिबल भी तो होना चाहिए, क्योंकि नेचर में तो बहुत कुछ अवेलेबल है। तो सब हमारे लिए रिसोर्स नहीं होगा, हमारे लिए रिसोर्स कौन सा होगा जो हमारे लिए अवेलेबल है, मतलब जिसको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं या एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, और वो आपके ह्यूमन नीड को फुलफिल भी कर रहा हो, ठीक है, टू फुलफिल ह्यूमन नीड एंड वांट्स। तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, रिसोर्सेज बोल रहे हैं, कि रिसोर्सेज आर समथिंग विच इज अवेलेबल इन नेचर एंड ऑल्सो एक्सेसिबल विच कैन फुलफिल द नीड्स एंड वांट्स ऑफ पीपल, राइट। और यहाँ के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग रिसोर्सेज आर एसेंशियली एनीथिंग दैट वी कैन यूज फ्रॉम आवर इन्वायरमेंट टू फुलफिल आवर नीड्स एंड वांट्स, राइट। एन ऑब्जेक्ट एंटिटी शुड फुलफिल दिस 2 क्राइटेरिया टू बी कॉल्ड अ रिसोर्स, जो कि मैंने बता दिया कि एक तो अवेलेबल हो, दूसरा एक्सेसिबल हो, ठीक है, दोनों को हम सेम क्राइटेरिया में रख रहे हैं, और उसके बाद आपका यूटिलिटी उसकी हो, मतलब कि वो जो नीड्स है या वांट्स है उसको फुलफिल भी करे, राइट, उसी को हम बोलते हैं यूटिलिटी। सो इट मस्ट बी समथिंग दैट कैन बी यूज फॉर सम काइंड ऑफ बेनिफिट, राइट। तो आई होप आप लोग को आइडिया लग रहा होगा, एनीथिंग विच इज़ अवेलेबल, एक्सेसिबल एंड उसकी कुछ यूटिलिटी हो, तो उसको हम रिसोर्स की कैटेगरी में रख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आपके घर के पास मान के चलो कोयला मिल रहा है, ठीक है, लेकिन उस कोयला को आपने अभी तक एक्सट्रैक्ट नहीं किया है, तो इट इज़ नॉट रिसोर्स फॉर यू। कोल इज रिसोर्स, बट जो कोयला आपके घर के पास है जिसको अभी आपने एक्सट्रैक्ट नहीं किया है, राइट, मतलब जमीन के अंदर आपके घर के पास की जमीन के अंदर आपके कोयला है लेकिन अभी तक उसको एक्सट्रैक्ट नहीं किया गया, तो वो हमारे लिए रिसोर्स नहीं कहलाएगा, राइट। जब वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा और जो यूज़ में आ जाएगा तो उसको हम बोलेंगे रिसोर्सेज, राइट, या फिर यूज़ में आ सकता है। देन टाइप ऑफ रिसोर्सेज में एक तो ओरिजिन बेस्ड होता है, तो ज़्यादातर आपके रिसोर्सेज आप नेचुरल ही होते हैं, राइट, लेकिन कुछ रिसोर्सेज आपके मैन मेड भी होते हैं। तो एग्जाम्पल नेचुरल रिसोर्सेज का एग्जाम्पल क्या होता है, रिसोर्सेज दैट एग्जिस्ट विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन लाइक वाटर, मिनरल्स। लेकिन मैन मेड रिसोर्सेज में क्रिएटेड बाय ह्यूमंस यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज, तो मैन मेड रिसोर्सेज जो भी है वो भी नेचुरल रिसोर्सेज के हेल्प से ही बनाया गया, जैसे फॉर एग्जांपल बिल्डिंग्स, मशीनरी, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा, राइट। फिर दूसरा हम उसको कैटेगराइज करते हैं बेस्ड ऑन एग्जॉस्टिबिलिटी, राइट। तो कोई रिसोर्स जो है आपका वो एग्जॉस्ट कर रहा है कि नहीं, मतलब 2 टाइप के आपके रिसोर्स होते हैं, इधर इट विल रिप्लेनिश इटसेल्फ, मतलब वो दोबारा रिन्यू हो सकता है, या फिर वो एक बार यूज़ कर लिया तो वो खत्म हो गया, राइट। तो जो दोबारा रिप्लेनिश हो सकता है, जिसको हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ नोन एज रिन्यूएबल रिसोर्सेज, मीन्स रिप्लेनिश नेचुरली ओवर टाइम, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, राइट। तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, आपको सालों साल जब तक पृथ्वी है तब तक आपको सूर्य की रोशनी मिलती रहेगी, राइट। फिर नॉन रिन्यूएबल सोर्स में जो आपके कोल हो जाते हैं, जो कि फॉसिल फ्यूल्स में आते हैं, वैसे ऑयल, नेचुरल गैस, मिनरल्स, राइट। तो ये सारे आपके क्या हो जाते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, और इनकी जो अमाउंट भी होती है वो फाइनाइट होती है, तो मतलब एक टाइम के बाद ये खत्म होने के चांसेस है। फिर आपका किस बेसिस पर डिवाइड किया जाता है, बेस्ड ऑन ओरिजिन, राइट। तो ओरिजिन में 2 टाइप का होता है आपका, बायोटिक रिसोर्सेज और एबायोटिक रिसोर्सेज, ये सब आप बेसिक्स है पढ़ के ही आते हो, राइट। तो बायोटिक में आपके हो जाएंगे जो डेराइव फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे फॉरेस्ट, एनिमल, प्लांट्स एंड फॉसिल फ्यूल्स, और एबायोटिक में हो जाएंगे आपके डिराइव फ्रॉम नॉन लिविंग एलिमेंट्स, जैसे कि वाटर, एयर, मिनरल्स, मेटल्स एक्सेट्रा। फिर देखो बेस्ड ऑन ऑनरशिप,
तो आपको पता है कुछ रिसोर्सेस आपके इंडिविजुअल रिसोर्सेस होते हैं, जैसे एग्जांपल प्राइवेट लैंड, पर्सनल व्हीकल एक्सेट्रा, राइट। फिर आपके होते हैं कम्युनिटी रिसोर्सेस, जैसे पब्लिक पार्क जो होता है, तो इस पर सबका ही हक होता है ना, सबका एक्सेस होता है, कोई किसी को रोक नहीं सकता है यहाँ पे। फिर होते हैं नेशनल रिसोर्सेज, जैसे कि आपके नेशनल हाईवे हो गए, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज हो गए, राइट, जो आपके एयरलाइंस हो गए, फॉरेस्ट हो गए, ये सब क्या है आपके नेशनल रिसोर्सेज हैं। या फिर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए, तो ये सारे आपके नेशनल रिसोर्सेज में आते हैं। और इंटरनेशनल रिसोर्सेज में जैसे इंटरनेशनल वाटर, आउटर स्पेस, अंटार्कटिका, तो अभी जब तक अंटार्कटिका पूरा एक्सप्लोर नहीं हुआ वो सबके लिए ही ओपन है, राइट, मतलब वहाँ पे कोई भी एक्सप्लोरेशन कर सकता है, कोई ऐसा अभी तक तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सो इंटरनेशनल रिसोर्सेज का ये एग्जांपल हो गया। अब आगे देखते हैं, ठीक है। तो अब हम अपने सबसे पहले मिनरल से शुरू करते हैं, जो कि है आयरन ओर। तो आयरन ओर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसका रेलेवेंस बताने की नीड नहीं है। आपके जो भी स्टील इंडस्ट्रीज, जो भी आपके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, उसमें बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है आपके आयरन ओर का, राइट। तो इसमें आपको पहले देखना टॉप प्रोड्यूसर कौन सा है, इंडिया का क्या कॉन्टेक्स्ट है, राइट, और उसमें उसके बाद उसके अकॉर्डिंग क्या चैलेंजेस रिलेटेड है आयरन ओर की इंडस्ट्री से रिलेटेड, राइट, और वो भी और वेरियस फैक्टर्स। तो सबसे पहले आप टॉप प्रोड्यूसर जो देखते हो उसमें आप याद रख सकते हो ए बी से आई आर से। ए से ऑस्ट्रेलिया, बी से ब्राज़ील, सी से चाइना, आई से इंडिया, आर से रशिया। तो ये सारे जो हैं आपके टॉप प्रोड्यूसर है। इंडिया का अपना पोजीशन 4th है, राइट। तो इन द टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन हम 4th प्लेस पे आते हैं। लेकिन अगर रिजर्व की बात करें हम, तो रिजर्व में सबसे ज़्यादा है ऑस्ट्रेलिया के पास, राइट। तो ऑस्ट्रेलिया सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस भी कर रहा है और वहाँ पे सबसे ज़्यादा रिजर्व भी है। उसके बाद आता है ब्राज़ील, उसके बाद आता है रशिया, राइट। तो ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील टॉप 2 रिजर्व के मामले में भी है और प्रोडक्शन के मामले में भी है। लेकिन इंडिया टॉप 5 में नहीं आता रिजर्व में, राइट। तो इंडिया में रिजर्व से ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, ठीक है। फिर जो इंडिया में आपके आयरन और प्रोड्यूस किए जाते हैं उसको एक्सपोर्ट किसके थ्रू किया जाता है, तो पोर्ट का नाम दे रखा है विशाखापट्टनम पोर्ट, मैंगलुरु पोर्ट और मरमागांव पोर्ट। ये आपके गोवा में है, ये आपके कर्नाटका में है और ये आपके विशाखापट्टनम या आंध्र प्रदेश में है, राइट। तो ये सब आप पढ़ते हो। फिर आयरन ओर का एग्जाम यहाँ पे यूसेज दे रखा है। इट इज़ मेनली यूज फॉर स्टील प्रोडक्शन सिंस इट्स अ हेवी रॉ मटेरियल टू रिड्यूस द ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। मोस्ट ऑफ द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज आर कंसंट्रेटेड इन द आयरन प्रोड्यूसिंग रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, राइट। तो जब आप इंडस्ट्री का लोकेशन पढ़ोगे तो वहाँ पे देखोगे कि जो आपका आयरन ओर का इंडस्ट्री लगता है वो आपके रॉ मटेरियल का जहाँ पे सोर्स होता है वहीं पे ज़्यादातर लगता है। क्यों? क्योंकि भाई भारी मटेरियल होता है, राइट। तो इसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत लग जाएगी, इसीलिए जहाँ पे रॉ मटेरियल अवेलेबल है वहीं पे आपके प्रोडक्शन शुरू होता है और जो भी आपकी फैक्ट्रीज है वो आपके रॉ मटेरियल के नियर बाय ही लगती है, राइट। तो ये चीज़ याद रखना। लेकिन अब क्योंकि टेक्नोलॉजी आपकी काफ़ी इमर्ज कर रही है, राइट, तो आप अब फार फ्लंज्ड एरिया में भी लगते हैं जहाँ से रॉ मटेरियल काफ़ी दूरी पे है, क्योंकि अब वैसे टेक्नोलॉजी आ गई है, वैसा हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन आ गया है, तो कहीं ना कहीं हम कॉस्ट अपना रिड्यूस कर ले रहे हैं, राइट। सो बट लेटली सम माइनर मार्केट ओरिएंटेड एंड पोर्ट ओरिएंटेड प्लांट्स हैव ऑल्सो कम्ड अप। अब ये इंडिया का मैप है, राइट। तो अगर आयरन ओर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आपको वर्ल्ड मैप तो बनाना आना चाहिए। वहाँ पे ये डायग्राम, इसका डायग्राम ड्रॉ करके दिखा सकते हो, ये सारे टॉप प्रोड्यूसर है, राइट। और अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पूछा तो आप इंडिया का मैप ड्रॉ कर लेना, राइट। और ये सब प्लेस देख लो, बाकी इंडस्ट्रीज आपको रोहन सर करवाएंगे तो वहाँ पे दोबारा वो बताएंगे ही प्लेसेस। तो आपको कहाँ ज़्यादा मिलता है, तो झारखंड में गोवा, ठीक है। फिर मयूरभंज जो आपके ओडिशा में है, केंदुझर, फिर उसके बाद दुर्ग और बलिया जो कि छत्तीसगढ़ में, और फिर कर्नाटका बेलारी, तुमकुरु, कुद्रेमुख, राइट। तो ये डिटेल याद रखना। फिर आता है हमारा इंपॉर्टेंट मैंगनीज, राइट। तो मैंगनीज आपका एक क्रिटिकल इंडस्ट्री मेटल भी है, इज एन एसेंशियल कंपोनेंट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, बैटरीज एंड वेरियस अलॉय। तो मतलब ये आपके स्टील, बैटरी सब बनाने में काम आता है, राइट। तो जो भी मेटल होंगे वो कहीं ना कहीं आपके मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेंगे। और मैन्युफैक्चरिंग किसका, तो जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, जो भी आपके व्हीकल्स होते हैं, ऑटोमोबाइल्स, राइट, या फिर कोई मेटल्स हो गया, उनके प्रोडक्शन। तो टॉप रिजर्व किसके पास है, ये देख लो मैंगनीज का, तो वो है आपका साउथ अफ्रीका, फिर चाइना, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर गैबन, फिर ब्राज़ील। और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इंडिया में जो मेजर प्रोड्यूसर है वो है आपका ओडिशा। तो ओडिशा देखोगे ज़्यादातर मिनरल में वो आपका क्या है, मेजर प्रोड्यूसर होता है, ठीक है। तो ओडिशा इस फील्ड में काफ़ी अच्छा कर रहा है। देन आपका कर्नाटका आ रहा है, फिर महाराष्ट्र, फिर एमपी, ठीक है। मैंगनीज नोड ऑफ इंडिया इनकम्पासेस एमपी, महाराष्ट्र एंड छत्तीसगढ़, तो ये भी याद रख लेना, राइट। फिर कुछ माइनर प्रोड्यूसर्स है आपके तेलंगाना, गोवा, झारखंड। अब देखो जो ये मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये डेटा आपको बस बेसिक्स ध्यान में रखना, और जो इंपॉर्टेंट डेटा है सिर्फ यहाँ पे वही मेंशन किए गए। अननेसेसरी आप कहीं जाके पूरा डेटा मत पढ़ने लगना, डेटा बुक के इतना % यहाँ पे मिलता है, ऐसे मिलता है, इतना पॉइंट, इतना % मिलता है, अननेसेसरी टाइम वेस्ट करोगे अपना,
राइट। तो मेंस में आपका क्या है, एनालिटिकल पार्ट आता है। अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन आएगा भी तो आप अगर 4-5 भी एग्जांपल मेंशन करोगे तो काम हो जाएगा आपका। तो आपको एकदम एग्जैक्ट याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप मेंस लिख रहे हो, है ना। तो इधर आपको इतनी फ्रीडम है, अगर आप उसको एनालाइज करके अगर उससे आप कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो देन इट इज़ कम्प्लीटली ओके, ठीक है। तो यहाँ पे लोकेशन ज़रूर देख लेना, आपके डायग्राम बनाने में हेल्प करेगा, राइट। और आपको लिखना कम पड़ेगा। तो सुंदरगढ़, केंदुझर, राइट। उसके बाद आपका यहाँ बालाघाट महाराष्ट्र में, नागपुर, भंडोरा और इधर गोवा। फिर देखो बॉक्साइट, राइट। तो बॉक्साइट किसके प्रोडक्शन में काम आता है, एल्यूमिनियम के। तो आपको पता है एल्यूमिनियम भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट मिनरल है। बॉक्साइट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एल्यूमिनियम, राइट। एंड इट इज़ द क्रिटिकल मिनरल सपोर्टिंग मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ट्रांसपोर्टेशन एंड वेरियस इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। तो ये चीज़ आपको कॉमन है, ठीक है। अगर कुछ ना आए तो ये तो लिख ही देना एप्लीकेशन में, जो भी आपके और मिल रहे हैं वो कहाँ कहाँ हेल्प आ रहे हैं आपके। एक तो मैन्युफैक्चरिंग में, राइट, और दूसरे ट्रांसपोर्टेशन में, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। ये दोनों कॉमन पॉइंट है। बाकी मैन्युफैक्चरिंग में कहाँ तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स मेंशन कर सकते हो, स्पेस मेंशन कर सकते हो, सेमीकंडक्टर चिप वगैरह। उसके बाद ऑटोमोबाइल्स में मेंशन कर सकते हो। तो इस तरीके से आप एग्जांपल दे सकते हो। फिर इंडिया में देख लो, पहले टॉप प्रोड्यूसर देख लो कौन कौन है। तो टॉप प्रोड्यूसर में आपका ऑस्ट्रेलिया आता है। तो देखो इधर भी क्या है आपका, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। मैंगनीज में कौन था आपका, साउथ अफ्रीका था। लेकिन आयरन ओर में आपका कौन था, वहाँ भी ऑस्ट्रेलिया था, ठीक है। प्रोडक्शन और रिजर्व दोनों के मामले में। फिर आपका आता है गिनिया, फिर आता है ब्राज़ील, फिर चाइना, फिर इंडिया। तो बॉक्साइट में इंडिया का पोजीशन क्या है, 5th पोजीशन, ठीक। फिर इंडिया में जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करा वो है आपका ओडिशा, ठीक है। तो दोबारा है ओडिशा आपका, फिर झारखंड, फिर एमपी, छत्तीसगढ़, गुजरात। तो यहाँ से पैटर्न ऑब्जर्व करना, ठीक है। और ये डायग्राम जरूर देखते जाना सब, क्योंकि आपको वहाँ पे ऐसे डायग्राम बनाने होते हैं जो आपको नोट्स में, डिजिटल नोट्स में मिल जाते हैं। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बहुत फैंसी फैंसी से डायग्राम, राइट। पूरा एनसी का ही इमेज डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो वो आप वहाँ पे उतने कम टाइम में पॉसिबल नहीं है बनाने का। तो इसीलिए हमेशा हैंड रिटन नोट्स का ये बेनिफिट होता है आपका कि आप जो रियल एग्जामिनेशन में जो प्रोड्यूस कर पाओगे वही यहाँ पे गिवन है। ऐसा नहीं है कि आपको हाइपोथेटिकल पूरा भर दिए कंटेंट। आप जाके देख लो, अभी भी मार्केट में अवेलेबल है। या फिर वैसे भी आप कोई PYQ सर्च करते होगे मेंस का, देखते होगे कि आपको लिखना है 150 कंटेंट, वो प्रोवाइड कर रहा है आपको 500 वर्ड्स का कंटेंट। तो यार आप 500 वर्ड्स का तो दे दोगे तो उसमें से तो 150 कोई लिख ही लेगा, राइट। लेकिन आपको ये देखना है कि आपके पास नॉलेज है, उससे 150 वर्ड्स कैसे लिखें। आपको एग्जैक्ट रेप्लिकेशन कहाँ मिलता है, हैंड रिटन में मिलता है, क्योंकि वो थोड़ा ओरिजिनल लगता है आपको कि हाँ ये चीज़ पॉसिबल है लिखना और हमें इसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करनी है। वहाँ पे तो आप ऐसे ही देख के हड़क जाते हो कि अरे भाई 500 वर्ड का आंसर गिवन है, ऐसा लिखना होता है क्या। नहीं, वैसा नहीं लिखना होता। मेंस में आप लिख ही नहीं सकते, कोई नहीं लिख सकता 5-7 मिनट में, बेरिंग फ्यू एक्सेप्शंस। वो भी एक्सेप्शंस बहुत ही कम होते हैं। नहीं तो एक बेसिक एवरेज आंसर, ठीक है, बहुत अच्छा आंसर माना जाएगा जिसकी प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग होगी, प्रॉपर डेटा होंगे, एग्जाम्पल्स होंगे, उतना ही। फिर लास्ट लाइन देख लो, एल्यूमिनियम प्रोडक्शन रिक्वायर्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, राइट। तो ये इसका ड्रॉबैक हो सकता है। दैट इज वाई मोस्ट ऑफ द AI इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन द विसिनिटी ऑफ पावर प्लांट्स, either thermal or hydel. That is why most of the aluminium industries are located in the vicinity of power plants, either thermal or hydel. तो ये एक इंपॉर्टेंट की टेकअवेज है, ये याद कर लेना। तो आयरन ओर में देखा कि जो आपका इंडस्ट्री है कहाँ सेटअप हो रही थी, जहाँ पे आपके रॉ मटेरियल्स अवेलेबल थे। लेकिन एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, क्योंकि यहाँ पे इसके प्रोडक्शन के लिए और मैन्युफैक्चरिंग के लिए, क्योंकि एल्यूमिनियम के प्रोडक्शन के लिए फ्रॉम बॉक्साइट बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी लगती है, राइट। तो इसलिए ज़्यादातर देखोगे कि जो इसकी एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज है वो कहाँ पे सेटअप होती है आपकी, वो नियर थर्मल प्लांट और हाइडल प्लांट। फिर देखो कॉपर, तो कॉपर भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है। सो कॉपर इज अ वर्सेटाइल मेटल, और आप डेली लाइफ यूजेस में ही देखते होगे, राइट। तो जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ से रट के जाना है, आप वैसे भी याद कर सकते हो कि हम कॉपर कहाँ कहाँ देखते हैं, राइट। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कॉपर का यूटेंसिल यूज करते हो, कॉपर वायर यूज करते हो, राइट। कॉपर आपकी बैटरीज में यूज होती है, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह में यूज होती है। तो बहुत सारी जगह आपका कॉपर यूज हो रहा होता है। तो इसीलिए इसको हम बोल रहे हैं वर्सेटाइल मेटल with extensive application in industries ranging from construction to electronics, is a crucial resource in the global economy. और इसके मेजर प्रोड्यूसर देख लो कौन कौन है, चिले, पेरू, चाइना, USA और ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे चिले बाजी मार गया, राइट। तो कॉपर का हमेशा C याद रखना कि कॉपर का जो मेजर प्रोड्यूसर है वो कौन है, चिले है, उसके बाद पेरू है, उसके बाद चाइना है। तो एक चीज़ आप गौर करोगे कि चाइना हर जगह है ही है। तो आपको इससे ये पता लग रहा है कि रॉ मटेरियल तो चलो चाइना में मिल ही रहा है, लेकिन उसको वो प्रोडक्शन के मामले में भी चाइना हमेशा मतलब टॉप 3 में रह ही रहा है। इससे आगे आप मेंस में कुछ चीज़ एनालिटिकल पार्ट है, वहाँ पे आपको हेल्प मिलेगी। तो ये बस पैटर्न ऑब्जर्व करते जाओ यहाँ पे, राइट। रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। फिर इंडिया में देख लो, तो इंडिया के रिस्पेक्ट में ये डायग्राम से देख लो, उदयपुर में मिलता है आपको कॉपर, राइट। तो राजस्थान में आपके खेतरी माइंस है, खेतरी माइंस।
तो वहाँ पे कॉपर एक्सट्रैक्ट किया जाता है। फिर आपका भिलवाड़ा, और यहाँ पे देखो खेतरी मेंशन ही है, फिर अलवर। तो राजस्थान में आपको देखने को मिल रहा होगा कि आपका कॉपर बहुत ज़्यादा मिल रहा है। फिर झारखंड में हजारीबाग और सिंहभूम, और महाराष्ट्र में आपका बालाघाट। तो ये चीज़ याद रखना है, इंडिया में सिंहभूम, बालाघाट, खेतरी और कुछ माइनर माइंस प्रेजेंट है आंध्र, कर्नाटका और तमिलनाडु में। फिर देखो आपका माइका। तो माइका इज अ ग्रुप ऑफ सिलिकेट मिनरल्स प्राइज्ड फॉर देयर यूनिक प्रॉपर्टीज लाइक परफेक्ट क्लीवेज, फ्लेक्सिबिलिटी एंड हीट रेजिस्टेंस विच प्ले अ वाइटल रोल इन वेरियस इंडस्ट्रीज। तो आपके माइका भी बहुत सारे इंडस्ट्रीज में यूज होता है, राइट। और आपका हीट रेजिस्टेंट होता है, फ्लेक्सिबल होता है, और इसमें परफेक्ट क्लीवेज प्रेजेंट रहता है। तो इन सब प्रॉपर्टीज के कारण इसका बहुत एक्सटेंसिव यूज होता है इंडस्ट्रीज में। फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंस्ट्रक्शन टू कॉस्मेटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, माइका फाइंड डाइवर्स एप्लीकेशन, making its distribution across the globe of a matter of significant economic and technological interest, right। तो कॉमन पॉइंट है, आप आराम से समझ सकते हो। फिर देखो इसमें मेजर प्रोड्यूसर देखना आपको, तो यहाँ पे हम बाजी मार गए, यहाँ पे इंडिया आपका मेजर प्रोड्यूसर में आता है, फिर आता है चाइना, फिर रशिया। तो चाइना आपको टॉप 3 में दिख ही रहा होगा, राइट। और इंडिया का देखो क्या स्थिति है, मेजर स्टेट्स इंक्लूड झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड राजस्थान विद सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड मध्य प्रदेश। तो झारखंड के कोडरमा डिस्ट्रिक्ट में, राइट, आपके माइका का रिजर्व है। सो रिजर्व ऑफ मैस्कोवाइट माइका। तो इंपॉर्टेंट डेटा है, याद कर सकते हो आप। बाकी टॉप 3 प्रोड्यूसर का नाम याद रख लेना, और टॉप 3 प्रोड्यूसिंग स्टेट्स का नाम याद रख लेना। तो ये आपका काम आसान कर देगा, राइट। फिर देखो यूरेनियम। तो आपको पता है यूरेनियम का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। यूरेनियम का यूज़ आपके न्यूक्लियर पावर में होता है, ठीक है, फिशन रिएक्टर में होता है। तो यूरेनियम भी आपका काफ़ी इसका एक्सटेंसिव एप्लीकेशन है। सो यूरेनियम इज अ क्रूशियल एलिमेंट यूज फॉर प्राइमरली एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। तो जो आप न्यूक्लियर फिजन का यूज़ करते हो फॉर द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, जो कि आपका क्लीन भी होता है, राइट, तो उसमें हम यूरेनियम यूज़ करते हैं। तो यूरेनियम जो आपको नेचुरल मिलता है, राइट, तो वो आपके डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, उसको पहले हम किस में कन्वर्ट करते हैं, फिसाइल मटेरियल में कन्वर्ट करते हैं। कैसे? बाई इनरिचमेंट। तो ये सब पढ़ते हो आप साइंस एंड टेक में, राइट। तो यूरेनियम इनरिचमेंट करके पहले उसको फिसाइल बनाते हैं, और उसके बाद उसको हम उसमें रिएक्शन करवाते हैं, राइट। और उसी रिएक्शन के बाद जो आपका है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो पाता है। तो न्यूक्लियर एनर्जी में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है उसमें 3 स्टेज होते हैं, राइट। तो आई होप आप ये सब पढ़ के आ रहे होगे प्रीलिम्स के लिए स्पेशली। फिर इंडिया में देख लो यूरेनियम डिपॉजिट है कहाँ कहाँ। तो सबसे पहले कर्नाटका के भीमा बेसिन में। तो देखो ये सब तो आप याद कर ही लेना है ना, इंपॉर्टेंट है। और झारखंड के सिंहभूम शिवहर बेल्ट में, ठीक है। तो झारखंड में भी आपको दिख रहा है ज़्यादा मिनरल मिल रहा है, बहुत सारे मेजर मिनरल्स सारे आपके झारखंड में मिल ही जा रहे हैं। तो इतने सारे मिनरल रिच होने के बावजूद भी झारखंड आपका एक बैकवर्ड स्टेट कहा जा सकता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट वहाँ नहीं हुई है, कुछ अगर हम सिटीज़ को छोड़ दे तो ऐसा क्यों है। तो ये भी आपका एक पोटेंशियल मेंस का क्वेश्चन बन सकता है अगर वो चाहे तो। जैसे आप देख ही रहे हो आज के का नेचर कि जीएस पेपर 1 को जीएस पेपर 3 से लिंक कर दे रहे हैं, तो हो सकता है कि पोटेंशियल क्वेश्चन बना दे कि डिस्पाइट बीइंग अ मिनरल रिच रीजन इन द इंडिया, झारखंड इज स्टिल फेसिंग इकोनॉमिक चैलेंज एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, डिस्कस। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता तो मैंने अभी ऑन द स्पॉट क्वेश्चन बनाया ये, ठीक है। तो इस टाइप के ही तो आपके एग्जामिनर क्वेश्चन फ्रेम करते हैं ना, तो ऐसे अभी आप सोच सकते हो यहाँ पे। लेकिन अभी हम इसके ये वाला एस्पेक्ट बाद में कवर करेंगे, ठीक है। तो यूरेनियम का टॉप रिजर्व देख लो कौन है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में आपके 20% वर्ल्ड के जो यूरेनियम है उसके पाए जाते हैं। उसके बाद आपका आता है रशिया, फिर आता है कजाकिस्तान, फिर नामीबिया, फिर कनाडा। लेकिन प्रोड्यूसर के टर्म्स में देखा जाए तो कजाकिस्तान सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, फिर कनाडा, फिर नामीबिया, ऑस्ट्रिया, उज्बेकिस्तान। यहाँ पे आपका चाइना नहीं आया, नहीं तो हर जगह घुस रहा था। तो यहाँ पे याद रखना जो सेंट्रल एशियन नेशन है उसमें कजाकिस्तान ये आपका क्या है, टॉप प्रोड्यूसर है, जो कि वर्ल्ड के 40% यूरेनियम का अकेले प्रोडक्शन कर रहा है, राइट। और इंडिया में भी मल्टीपल माइंस प्रेजेंट है, जैसे कि जादूगोड़ा में, राजस्थान में, आंध्रा में, तेलंगाना में और कर्नाटका में। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखना। और यहाँ पे मैप में मार्क करके दिया हुआ है लोकेशन, जैसे राजस्थान नॉर्थ दिल्ली फोल्ड बेल्ट, मेघालय में महादेव बेसिन, झारखंड में झारखंडी सिंहभूम श्योर बेल्ट, तेलंगाना में नॉर्थ कडप्पा बेसिन, आंध्र में साउथ कडप्पा बेसिन, और कर्नाटका में तो मैंने बता ही दिया था भीमा बेसिन, राइट। तो ये सब ना आप याद कर लेना, मैप्स बना लेते हो ना तो आपका क्या होता है, आंसर इनरिच हो जाता है। जैसे यहाँ पे हम यूरेनियम का इनरिचमेंट कर रहे थे, वैसे ही आपको मेंस का आंसर का इनरिचमेंट करना है, तो आपको डायग्राम जरूर बना के आना है। तो ये सब डायग्राम इसलिए आप एक बार देखोगे आपको याद हो जाएगा कि झारखंड में हाँ सिंहभूम है, श्योहर बेल्ट है, तेलंगाना में आपके नॉर्थ कडप्पा है, आंध्रा में आपके साउथ कडप्पा है, कर्नाटका में भीमा है, और मेघालय में महादेव है। तो आपका काम हो जाएगा। फिर देखो टिन। तो टिन इज अ सिल्वरी वाइट मेटल रिकवर फॉर इट्स मैलिएबिलिटी एंड कोरोजन रेजिस्टेंस।
तो आपकी मैलेबिलिटी और डक्टिबिलिटी ये सब पता है आपको, मेटल की प्रॉपर्टी होती है। तो मैलेबिलिटी मतलब क्या होता है कि द एबिलिटी ऑफ अ मेटल टू कन्वर्ट इनटू थिन शीट, तो उसको हम बोलते हैं मैलिएबिलिटी, राइट। तो जो आपका टिन होता है वो उसकी मैलिएबिलिटी काफ़ी हाई होती है और वो आपका कोरोजन रेजिस्टेंस भी होता है, तभी तो हम मिला देते हैं ना स्टील में आयरन, टिन, निकल। तो ये सब आप ध्यान रखना, ठीक। इसमें टॉप प्रोड्यूसर देख लो, चाइना है आपका, फिर इंडोनेशिया, फिर पेरू, और टॉप रिजर्व भी आपके किसके पास है, चाइना के पास है, ठीक है, जो कि 20% वर्ल्ड का रिजर्व है। फिर पेरू, फिर इंडोनेशिया, फिर वियतनाम, फिर बोलीविया। तो इसमें आपको सारे याद नहीं करने, टॉप के 2 या टॉप के 3 याद कर लो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और इधर चाइना कॉमन है आपके टॉप प्रोड्यूसर और टॉप रिजर्व में। अब आते हैं आपके गोल्ड में, ठीक है। तो गोल्ड कितनी वैल्यू क्यों है, गोल्ड को प्रीशियस मेटल क्यों बोला जाता है? एक तो इसकी अवेलेबिलिटी कम हो सकती है, दूसरी चीज इसमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज पाई जाती हो, राइट, जिससे इसकी वैल्यू काफी बढ़ गई है। सो गोल्ड, अ प्रीशियस मेटल विथ अ रिच हिस्ट्री एंड इंड्यूरिंग एल्योर, इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द ग्लोब। तो देख रहे हो कितना अच्छा लाइन है, इसको आप इंट्रोडक्शन में एज ए इंट्रोडक्शन यूज कर सकते हो। सिर्फ गोल्ड कोई नहीं, यहाँ पे गोल्ड की जगह कोई और मेटल से अगर आपका क्वेश्चन आता है तो सेम लाइन आप आराम से कॉपी पेस्ट कर सकते हो, राइट। गोल्ड की जगह कुछ और लगा देना और थोड़ा सा यहाँ पे सेंटेंसेस में चेंज कर देना, तो आपका बन जाएगा इंट्रो, ठीक है। तो मैं आपको साथ के साथ जो बताता हूँ उसको नोट डाउन कर लेना हमेशा, कुछ भी अच्छा मिले तो उसको आप अलग से नोट डाउन कर लो, क्योंकि आप बार बार इस पूरे पीडीएफ को तो गो थ्रू करोगे नहीं, राइट। तो साथ के साथ हाईलाइट कर लो या फिर नोट्स में कहीं लिख लो, तो ये आपको काम आता है कि हाँ मुझे कब क्या कैसे यूज़ करना है। अब देखो, गोल्ड इन इट्स नेटिव फॉर्म इज ऑफन फाउंड एज नगेट्स और ग्रेन्स विद इन रॉक एंड एलुवियल डिपॉजिट्स। तो ज़्यादातर जो आपके गोल्ड पाए जाते हैं, है ना, नेटिव फॉर्म में, वो यूजुअली कैसे फाइंड होते हैं, कहाँ पे फाउंड होते हैं? तो आपको ज़्यादातर वो आपको नगेट्स में दिखेंगे या ग्रेन्स में दिखेंगे, ठीक है, विद इन रॉक एंड एलुवियल डिपॉजिट। तो ऐसी बहुत कम जगह प्रेजेंट है जहाँ पे मान चलो गोल्ड माइंस प्रेजेंट है, जहाँ पे खोदा और एक की बार आपको मिलियन टन सोना मिल गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ज़्यादातर जो आपके गोल्ड है वो क्या होता है, डिपॉजिटेड होते हैं विद इन रॉक्स एंड एलुवियल डिपॉजिट। फिर मेजर रिसोर्स बेल्ट देखो, तो मेजर रिसोर्स बेल्ट में अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया, राइट। तो इसमें आपका क्या है, अफ्रीका के पास सबसे ज़्यादा रिसोर्सेस है। फिर साउथ अमेरिका में आपके एंडियन माउंटेन्स हैं, नॉर्थ अमेरिका में आपके कॉर्डिलेरा है, एशिया में आपके साइबेरियन गैटोन है और ऑस्ट्रेलिया में आपके कैरगोरली है, राइट। तो ये सब एग्जाम्पल याद कर लेना, काम आएगा। और अपने मेंस की प्रिपरेशन इसी नोट्स पे रिलाई रखना, इस वीडियो लेक्चर्स पे रिलाई रखना, बाकी आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं दे ही रहा हूँ और आंसर राइटिंग सिखा ही रहा हूँ, ठीक है। तो ज्योग्राफी, एटलीस्ट ज्योग्राफी में आपको इन लेक्चर्स के बाद कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इंडिया का भी देख लो, टॉप प्रोड्यूसर कर्नाटका है, फिर रिजर्व इन झारखंड एंड छत्तीसगढ़, ये अभी प्रेजेंट है, ठीक है। अभी बहुत सारे ऐसे झारखंड और छत्तीसगढ़ में जगह है जहाँ पे आपको क्या मिल सकते हैं, गोल्ड मिल सकते हैं, ठीक है। फिर आप सिल्वर देख लो, सिल्वर्स इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन इंक्लूडिंग सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ड्राइव अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ दिस डिमांड। तो ये मिला जुला के सब में कॉमन पॉइंट आ रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, आपके कोई मैन्युफैक्चरिंग चिप हो गए, मेडिकल डिवाइसेस हो गया, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हो गया, स्पेस हो गया, इन सब में ही सारे मेटल्स लगभग आपके यूज़ हो रहे हैं, और सिल्वर का भी यहाँ पे स्पेसिफिकली दे रखा है, राइट। देन रिसाइकलिंग ऑफ सिल्वर फ्रॉम ओल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अदर रिसोर्सेज इज बिकमिंग इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट। तो रिसाइकलिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है सिल्वर का, ठीक है। और सिर्फ सिल्वर का ही नहीं, अगर आपके सारे मेटल्स का रिसाइकल होना शुरू हो जाए तो दैट इज़ वेरी गुड फॉर इन्वायरमेंट एज वेल। तो इसमें जो आपके टॉप प्रोड्यूसर है सिल्वर में, वो है पहला मैक्सिको, फिर पेरू, फिर चाइना, फिर बोलीविया एंड देन चिले, राइट। सो ये सारे कंट्रीज मिलके टोटल जो प्रोडक्शन है इनका 60% ऑफ द वर्ल्ड सिल्वर है, ठीक है। फिर इंडिया में आपके ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होता, नॉट मच, सम मच डिपॉजिट्स इन राजस्थान, पोटेंशियल रिजर्व इन आंध्रा। तो सिल्वर आपको इंडिया में कम देखने को मिलता है, राइट, मतलब एज अ नेचुरल रिसोर्स। वैसे तो सिल्वर, चांदी तो घर घर में ही होता है, राइट, लोग दिवालियों के टाइम पे भी खरीदते हैं, लेकिन वैसे मैं बता रहा हूँ रिजर्व के टर्म में इंडिया में ज़्यादा नहीं मिलता है, ज़्यादातर हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। अब आओ रेयर अर्थ एलिमेंट। तो जो रेयर अर्थ एलिमेंट है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो रेयर अर्थ एलिमेंट में हम किन मेटल्स को रखते हैं, किन एलिमेंट्स को रखते हैं? तो नाम से पता लग रहा होगा आपको, रेयर अर्थ मतलब जो अर्थ में रेयरली पाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट। अब ऐसा नहीं है कि वो नेचर में आपके सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल नहीं है। दो केस हो सकता है, या तो हमने उसका खोज नहीं किया है, या हमें पता है कि प्रेजेंट है बट उसको हमारे पास एक्सट्रैक्ट करने के लिए कोई टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है, राइट। तो हम उनको बोल देते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट। तो ये आपके बहुत सिग्निफिकेंट होते हैं क्योंकि आपका मॉडर्न टेक्नोलॉजी काफ़ी रैपिड पेस से इमर्ज हो रहा है, राइट। तो आपका जो एप्लीकेशन है रेयर अर्थ एलिमेंट का, वो डे बाय डे और ज़्यादा सिग्निफिकेंट होते जा रहा है इन टर्म्स ऑफ यूसेजेस इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी। तो जो आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखते हो, राइट, तो उसमें जो F सीरीज़ के एलिमेंट होते हैं उनको हम लैंथेनाइट्स बोलते हैं।
देयर आर 15 लैंथेनाइट्स अलॉन्ग विथ स्कैंडियम एंड इटेरियम। तो इन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट। ठीक है, तो स्कैंडियम और इटेरियम को इंक्लूड कर दें विथ 15 लैंथेनाइट्स, तो ये हमारे हो जाएंगे रेयर अर्थ एलिमेंट्स। सो दे हैव बिकम इंक्रीजिंगली पॉपुलर लेटली ड्यू टू देयर यूज इन क्लीन एनर्जी एंड अदर एडवांस टेक्नोलॉजी। तो बहुत कॉमन सा पॉइंट है। अब इसमें देखो, यहाँ पे आपको एक चीज़ नोटिस करना है, यहाँ पे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, ये देखो चाइना। तो चाइना अकेले 90% जो है आपका रेयर अर्थ एलिमेंट का वो अकेले प्रोड्यूस करता है। इवन रिजर्व भी चाइना में बहुत ज़्यादा है, और चाइना एक प्रोड्यूस भी आपका 90% के अराउंड कर रहा है। तो आप समझ सकते हो कि पूरे वर्ल्ड में जो चाइना का रेयर अर्थ एलिमेंट पे कितना डोमिनेंट पोजीशन है, राइट। तो अगर आप जियो पॉलिटिक्स को क्लोजली ऑब्जर्व करते हो तो कहीं ना कहीं रेयर अर्थ एलिमेंट पे डोमिनेंस पोजीशन होने के कारण चाइना ना अपनी बातें बहुत जगह मनवा लेता है, या फिर बहुत जगह वो अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे काम करता है विदाउट एनी इंटरफेरेंस। तो ऐसा कैसे करता होगा चाइना? तो फॉर एग्जांपल किसी के पास भी, अगर मान के चलो मेरे पास कुछ ऐसा चीज़ है जो कि किसी के पास नहीं है, पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है, तो ऑफ कोर्स, और हाँ, और जो चीज़ मेरे पास है वो आपके बहुत हाईली यूजफुल है, राइट, इन XYZ थिंग, तो क्या होगा कि लोग मेरे पास आएंगे, मेरे से वो चीज़ें चाहेंगे। लेकिन अब मेरे पास क्या है कि क्योंकि मेरे पास सबसे ज़्यादा है, मैं सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है मेरी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो मैं बोलूँगा तू ये कर, तू नीचे बैठ, तो वो नीचे बैठेंगे। क्यों? क्योंकि उनको वो चीज़ें चाहिए। अगर उनको 21st सेंचुरी में एक अच्छे पेस पे डेवलपमेंट चाहिए अपने कंट्री में, तो राइट, तो इसीलिए बात माननी पड़ती है। तो चाइना कई बार USA को भी मनवा चुका बात, जापान को भी मनवा चुका है, ठीक है। तो और जहाँ पे देखता है कि हाँ कोई कंट्री उसकी बात नहीं मान रहा, तो वहाँ पे सप्लाई क्या करता है, चाइना आपके कम कर देता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। फिर चाइना के बाद आपका सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, तो सेकंड पे है आपका ऑस्ट्रेलिया, फिर है आपका वियतनाम, फिर है रशिया, एंड उसके बाद है आपका USA। सो रिसेंटली ह्यूज पोटेंशियल डिपॉजिट हैव बीन डिस्कवर्ड इन स्वीडन। तो स्वीडन में भी अभी कई सारे आपके रेयर अर्थ एलिमेंट के डिपॉजिट पाए गए हैं, ठीक है। तो हो सकता है फ्यूचर में पॉसिबिलिटी है कि चाइना का भी अल्टरनेटिव सारी कंट्रीज के पास आ पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं चाइना अपने एडवांटेजियस पोजीशन को गलत तरीके से यूज़ करता है जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस में भी, राइट। तो यू नो द चाइनाज पॉलिसी, सो इट्स बेटर टू डिस्कस इन इंटरनेशनल रिलेशन अबाउट चाइना। अब देख लो, द नियर मोनोपोलिस्टिक पोजीशन ऑफ चाइना हैज़ लेड टू द राइज ऑफ कंसर्न अमंग्स द वेस्टर्न नेशंस, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको डिस्कस किया ही। सो मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ दिस कंसर्न, राइट। तो इसी कारण जो आपका मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप हुआ, और इंडिया में भी आपके मिलते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट कुछ स्पेसिफिक लोकेशन पे, जैसे कि मोनाजाइट सैंड जो है केरला में प्रेजेंट, राइट, और तमिलनाडु में। फिर पोटेंशियल इन आंध्रा एंड ओडिशा एज वेल। तो यहाँ से आप आइडिया लगा पा रहे होगे। और चाइना क्या चाहता है कि आपका रेयर अर्थ एलिमेंट का एक ग्रुप बनाए, रेयर अर्थ एलिमेंट अलायंस हो, जहाँ पे जो भी आपके कंट्रीज हैं जो कि रेयर अर्थ एलिमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट, मेजर प्रोड्यूसर हैं, उनकी एक ग्रुप हो, ताकि वो आपके पूरा ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स में उनका डोमिनेंट पोजीशन रह सके। अब आ जाओ क्रिटिकल मिनरल्स पे, राइट। तो इंडियन गवर्नमेंट ने 13 एलिमेंट को क्रिटिकल मिनरल की लिस्ट में डाल रखा है, तो जिसमें से आपका कोबाल्ट भी है। सो कोबाल्ट इज क्रूशियल फॉर मॉडर्न लाइफ, पावर और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इनेबलिंग द क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। तो कोबाल्ट का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आपके EV बैटरीज वगैरह में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो आपके क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन में भी ये काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। सो टॉप प्रोड्यूसर कौन है कोबाल्ट के? तो ये है आपका DRC कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो ये चीज़ याद रखना, ये डेटा जो कि अकेले 70% प्रोड्यूस करता है। तभी तो इंडिया 21st सेंचुरी में ज़्यादा फोकस किस पे कर रहा है, जो अफ्रीकन नेशन है, ठीक है, ताकि उसकी जो डिपेंडेंस हो, चाहे वो क्रूड ऑयल पे हो, चाहे वो स्ट्रैटेजिक मिनरल्स पे हो, चाहे वो क्रिटिकल मिनरल्स पे हो, चाहे वो रेयर अर्थ मिनरल्स पे हो, वो जो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड प्लेयर है, ठीक है, उनसे कम हो, उन पे डिपेंडेंस इंडिया की कम हो, राइट। और इंडिया एक ग्लोबल पावर बन के उभरे। अगर मान चलो इंडिया डिपेंडेंट रहेगा अपने सारे एनर्जी सोर्सेस के नीड्स के लिए, ठीक है, उन सारी कंट्रीज पे जो कि इंडिया को एक्सप्लॉइट कर सकती हैं, तो इंडिया फिर ग्लोबल सुपर पावर इजीली नहीं बन पाएगा। इसलिए इंडिया क्या कर रहा है, अपना अल्टरनेटिव फाइंड कर रहा है। तो अफ्रीकन नेशन के साथ अच्छी पार्टनरशिप कर रहा है, ठीक है। सो इंडिया में जो कोबाल्ट पोटेंशियल है इन ओडिशा, झारखंड, राजस्थान एंड आंध्रा, ठीक है। तो ओडिशा आपको इंडिया में कॉमन दिख रहा होगा, जो कि लगभग हर मिनरल्स में टॉप 3 प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में तो आ ही रहा है। फिर देखो निकल इज अ की इंग्रेडिएंट इन स्टेनलेस स्टील एंड रिचार्जेबल बैटरीज, मेकिंग इट वाइटल फॉर मॉडर्न इंफ्रा एंड क्लीन एनर्जी, राइट। फिर टॉप प्रोड्यूसर इसमें क्या हो गया, इंडोनेशिया, फिलीपींस और रशिया। और इंडिया में आपके नो एक्टिव माइंस है ना, कोई एक्टिव माइंस प्रेजेंट नहीं है। होल्ड्स ओनली 0.2% ऑफ ग्लोबल निकल रिजर्व, राइट। और ये सारे रिजर्व कहाँ पे आपके, ओडिशा, झारखंड और नागालैंड। अब आ जाओ लिथियम पे, राइट। तो लिथियम इज लाइट वेट चैंपियन ऑफ बैटरीज, पावरिंग आवर पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक एंड ड्राइविंग द इलेक्ट्रिक व्हीकल रिवॉल्यूशन।
तो लिथियम बैटरी ये सब के बारे में आप सुनते ही होंगे, है ना, न्यूज़ में काफ़ी रहता है। तो लिथियम से ही आपकी ईवी की जो बैटरीज होती है वो बनती है। लिथियम आयन बैटरीज भी आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए। तो इसलिए लिथियम का बहुत सिग्निफिकेंट रोल है, और इसमें भी आपका कहीं ना कहीं चाइना आपके स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है इन कंपैरिजन टू इंडिया। लेकिन अब हालांकि इंडिया में भी कई सारे रिजर्व फाइंड हुए हैं, जैसे रियासी इन जम्मू एंड कश्मीर, राइट। तो ये आगे हम देखेंगे, रियासी डिस्ट्रिक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर रीजन, वहाँ पे लिथियम रिजर्व मिला हुआ है। वैसे ही इंडिया ने भी अब इसका प्रोडक्शन शुरू किया है। तो लिथियम पे हम कहीं ना कहीं अपनी डिपेंडेंसी जो है चाइना से या फिर जो मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट है उनसे कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें प्रोड्यूसर में टॉप प्रोड्यूसर आपका चिले, ऑस्ट्रेलिया, फिर चाइना। तो ये तीनों मिलके 70% कंसिस्ट करते हैं लिथियम प्रोडक्शन का। और लिथियम रिजर्व आपका कहाँ पे है, तो ABC। तो ये जो ABC मतलब अर्जेंटीना, बोलीविया और चिले, राइट। तो ये तीनों कंट्री जो है आपके साउथ अमेरिकन नेशन है ये सारे। यहाँ पे आपके 75% ऑफ नॉन लिथियम रिजर्व प्रेजेंट है, राइट। तो यहाँ पे ध्यान रखना, जो रिजर्व के, जब हम रिजर्व के टर्म में बात करेंगे तो आपके अर्जेंटीना, बोलीविया और चिले आएंगे, और प्रोडक्शन के टर्म्स में बात करेंगे तो चिले, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर चाइना, राइट। ये ऑर्डर चेंज हो सकता है, तो आप एक बार करंट से देख के अपडेट कर लेना। बाकी इंडिया में कोई एक्टिव माइंस प्रेजेंट नहीं है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम मेंशन है कि लिथियम माइनिंग से कौन कौन से प्रॉब्लम एसोसिएटेड है। सो प्रॉब्लम विथ रिस्पेक्ट टू लिथियम माइनिंग, तो सबसे पहले जो लिथियम के एक्सट्रैक्शन में ना बहुत ज़्यादा पानी लगता है, हाई वाटर यूज़, फिर उसके कारण पॉल्यूशन रिस्क भी काफ़ी रहता है। सो केमिकल एंड हैवी मेटल्स, राइट, तो आपके ये वाटर को कॉन्टेमिनेट कर देते हैं। एंड देन डिस्टरप्टेड हैबिटेट, मतलब इट कैन डिस्टर्ब वाइल्ड लाइफ हैबिटेट एंड कंट्रीब्यूट टू द लैंड डिग्रेडेशन। तो इसीलिए लिथियम माइनिंग करना ही एक काफ़ी चैलेंजिंग टास्क है। फिर देखो आपका टैंटलम, तो टैंटलम यूज फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर्स फ्रॉम कंप्यूटर टू AC। इसमें जो आपके टॉप प्रोड्यूसर हैं वो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जो कि 35% कंसिस्ट करता है टैंटलम का, फिर रवांडा, फिर ब्राज़ील, फिर नाइजीरिया एंड देन चाइना। तो ये सीक्वेंस याद रखना। अच्छा, अभी हम जो भी डेटा फैक्ट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको भी लग रहा होगा काफ़ी सारे डेटा फैक्ट्स हो गए, लेकिन यहाँ पे ना एक दो आपको याद करना मस्ट है, क्योंकि अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है, अगर आप डेटा मेंशन नहीं करोगे या फिर आप पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं मेंशन कर पाओगे, टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट विथ रिस्पेक्ट टू वर्ल्ड और विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया, तो फिर आपको कहीं ना कहीं वो जो मार्क्स मिलना चाहिए, डिजायर्ड मार्क्स, वो नहीं मिलते हैं। तो इस टॉपिक के लिए मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि थोड़ा बहुत डेटा फैक्ट्स आपको याद होना पड़ेगा। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अब आप इसमें पांचों का नाम याद करने बैठ जाओ, आप ऊपर के 2 याद कर लो, ठीक है, तो इससे आपका काम आसान हो जाएगा। या फिर टॉप 3 अगर याद कर सकते हो तो टॉप 3 याद कर लो। तो यहाँ पे अभी ज़्यादातर हम फोकस करें डेटा पे। अभी मैं मेंस वाले सेक्शन में ही आऊँगा, जो एनालिटिकल पार्ट है, जहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, लेकिन वहाँ पे भी आपको डेटा है यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो टैंटलम हो गया। अब देखो क्रिटिकल मिनरल्स क्यों इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से आपके मेंस क्वेश्चन फॉर्म होते हैं, राइट। तो क्यों इंपॉर्टेंट है, तो आपको किस डायरेक्शन में, किस पिलर्स में सोचना है, तो मैं प्रीवियस लेक्चर्स में ही डिस्कस कर रखा हूँ, तो देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको स्टेपल अप्रोच बताया था। तो स्टेपल अप्रोच में क्या क्या होता है आपका, एस से सोशल, टी से टेक्नोलॉजिकल, ठीक है, ए से एडमिनिस्ट्रेटिव या एग्रीकल्चरल, पी से पॉलिटिकल, एल से लॉजिस्टिक, ई से इन्वायरमेंट और इकोनॉमी, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि आप हर पिलर पे सोच ही लोगे, जो आपको पिलर याद आ रहा है। तो यहाँ पे पॉलिटिकल, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट और टेक्नोलॉजी, हमने ये 4 पिलर ले लिया, राइट। आप और भी ले सकते हो। तो यहाँ से हम देखते हैं कि क्यों आपका क्रिटिकल मिनरल इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले पॉलिटिकल अगर हम टर्म्स में देखा जाए तो नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस में आपके क्रिटिकल मिनरल्स का यूजेस है। क्यों? क्योंकि जो आपके क्रिटिकल मिनरल्स हैं दे आर यूज्ड इन मिसाइल्स, रडार्स एंड सबमरीन्स। तो आपको पता ही है कि ये सारे जो टूल्स हैं, मिसाइल्स, रडार्स और सबमरीन्स, ये सारे आपके नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है आज के मॉडर्न टाइम में, ठीक है। क्योंकि जिस तरफ आपका मॉडर्न डे वॉरफेयर जा रहा है, तो ये सब आपके पास एडवांस मशीन्स होनी चाहिए, एडवांस आर्मामेंट्स, एडवांस एम्यूनिशन, ये सब होने चाहिए, ठीक है। तो उसमें आपका जो क्रिटिकल मिनरल्स है उनका काफ़ी यूज़ होता है, जैसे फॉर एग्जांपल टंगस्टन और बेरिलियम, राइट। फिर और देखो पॉलिटिकल टर्म में जियो पॉलिटिकल लेवरेज। तो अगर आपके पास क्रिटिकल मिनरल का एक्सेस है, राइट, या फिर आप अच्छे लेवल पे प्रोड्यूस कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको जियो पॉलिटिकल एक लेवरेज मिलेगा, ठीक है। आपकी डिपेंडेंसी दूसरे कंट्रीज पे नहीं रहेगी अपने इक्विपमेंट्स या फिर अपने वेपन्स डेवलप करने के लिए, राइट। तो इससे भी जो आपके जियो पॉलिटिक्स टर्म में आपका जो पोजीशन होता है काफ़ी स्ट्रांग होता है। तो चाइना, USA, ये सारी कंट्रीज क्यों डोमिनेंट पोजीशन पे रहती हैं, सिर्फ इसी की वजह से, ठीक है। फिर आप इकोनॉमी के टर्म में देखो, तो इकोनॉमी के टर्म में इकोनॉमिक सॉवरेनिटी, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम होगी तो हमारे बहुत पैसे बचेंगे, ठीक है, तो हमारा फॉरेस्ट रिजर्व मेंटेन रहेगा। और सेकेंड थिंग कि हमें डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा जो नेशन हमारे प्रति हॉस्टिलिटी रखते हैं, ठीक है।
जैसे फॉर एग्जांपल चाइना, सो इट रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन चाइना फॉर रेयर अर्थ एलिमेंट्स। तो आप देख रहे थे कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स में 90% चाइना के पास ही है, ठीक है, चाइना ही प्रोड्यूस करता है, तो इसीलिए वी आर हेविली डिपेंडेंट ऑन चाइना। लेकिन अगर हम क्रिटिकल मिनरल्स खुद के कंट्री में प्रोड्यूस करने लगे एक्सट्रैक्ट करके, तो कहीं ना कहीं हमारी डिपेंडेंसी क्या होगी, चाइना से कम हो जाएगी। तो ये हो गया। उसके बाद फिर आप इन्वायरमेंट के टर्म में सोचोगे तो क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन में हेल्प कर रहा है आपका क्रिटिकल मिनरल्स। तो आप देख ही रहे थे कि जो क्रिटिकल मिनरल्स है वो यूज़ कहाँ कहाँ हो रहे हैं आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल के बैटरीज में, सोलर पैनल्स में, राइट। तो ये एग्जाम्पल मेंशन कर देना। फिर टेक्नोलॉजी के टर्म में आपके ऑब्वियस सी बात है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में आपके यूज़ हो रहे हैं क्रिटिकल मिनरल्स। फिर जो भी इमर्जिंग टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज है वहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। तो यहाँ पे दे रखा है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इन विच चिप्स, एलईडी, सेंसर्स, ठीक है, दे आर मेड अप ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स एंड सेमीकंडक्टर्स एज वेल। तो यहाँ पे एग्जांपल आप दे सकते हो गैलियम और इंडियम, ठीक है। तो समझ आ रहा है। अगर आपको पूछ दिया कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स इन 21st सेंचुरी, राइट, तो आप ये सब पिलर्स के अराउंड आंसर लिख सकते हो। और आपको सोचना भी इसी तरीके से होता है। और जो ये फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं ना, तो मैंने आपको ऑलरेडी ये सारे अप्रोच बता रखे कि आपको कैसे सोचने होते हैं किन किन पिलरों के अराउंड, तो आपके लिए पॉइंट जनरेट करना उस प्रेशर वाले सिचुएशन में काफ़ी आसान हो जाता है। तो ये सब आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर लास्ट लेक्चर अटेंड नहीं किया जियोमॉर्फोलॉजी वाला मेरा, राइट, वो खत्म हो चुका ऑलरेडी। आज से हम रिसोर्सेज शुरू किए, तो पीछे वाला आप पूरा अटेंड कर लेना। तो वहाँ पे मैंने आंसर राइटिंग के बहुत सारे आपको अप्रोचेस डिस्कस किए, और अभी भी मैं आगे और करूँगा जो भी फर्दर लेक्चर्स होंगे उसमें, और नए नए अप्रोचेस आपको बताऊँगा और नए नए तरीके बताऊँगा, ताकि जो आपका मेंस का काम है वो आसान हो जाए, ठीक है। तो आप देखो अब इंडिया का स्टेटस क्या है क्रिटिकल मिनरल्स में। तो सबसे पहले हमारी जो डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी है वो बहुत कम है। सो इंडिया हैज़ लिमिटेड डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी, बहुत कम ही जगह मिल रही है, ठीक है। जैसे हमने देखा था मोनाजाइट सैंड, बीच सैंड में थोड़ी बहुत मात्रा में प्रेजेंट है, उसको भी हम अच्छे से एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। और सेकंड, रियासी में देखा आपने कि अभी लिथियम रिजर्व काफ़ी बड़े मात्रा में फाउंड हुआ है, लेकिन अभी फाउंड हुआ है, ठीक है, उसको एक्सट्रैक्ट करना, प्रोसेस करना और प्रोड्यूस करना, इट विल टेक टाइम। फिर सेकेंड थिंग, हम काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है ना, हमारी इम्पोर्ट डिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा है। सो ग्रेटर दैन 90% लिथियम पे हमारी डिपेंडेंसी है अदर कंट्रीज पर, ठीक है, खासकर जो है चाइना और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ठीक। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो पे अगर हमारी डिपेंडेंस है तो वो तो फिर भी चलेगा, लेकिन चाइना पे है, ये एक कंसर्निंग फैक्टर है, राइट। तो इसी का फ़ायदा चाइना बहुत बार उठाता है। तो कहीं ना कहीं हमें डिपेंडेंसी है चाइना से कम करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक अभी हम अचानक से तो रातों रात इतना लेवल पे तो प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है, जो हमारी नीड है वो फुलफिल हो जाए। तो हमें अपनी क्या करनी है, जो डिपेंडेंसी है वो शिफ्ट करनी है। कहाँ से कहाँ, चाइना से, जो थोड़े फ्रेंडली नेशन है जैसे अफ्रीकन नेशन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। लेकिन अब इन सब कंट्री में क्योंकि आपको पता है कि जियो पॉलिटिकल टेंशन चलते रहते हैं, इनके खुद के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से इतने होते हैं कि ये सारे रीजन स्टेबल नहीं हो पाते हैं। दैट्स वाई ना इतने मिनरल रिसोर्स रिच होने के बाद भी ये सारे जो नेशन है, अफ्रीकन नेशन से, ये पिछड़े हैं, ठीक है, बैकवर्ड्स है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, कई सारे आपके रिवेलियन ग्रुप्स हैं, आपस में ही मिलिट्रीज लड़ जाती हैं यहाँ पे कंट्रीज में, तो गवर्नमेंट स्टेबल नहीं रहती है। तो इसको आप रिलेट कर सकते हो अपने कंट्री में। कौन सा स्टेट है बताओ आप? झारखंड, ठीक है। तो झारखंड डिस्पाइट बीइंग रिच इन मिनरल्स, गवर्नमेंट झारखंड जो है आपका, मतलब इन कंपैरिजन टू अदर स्टेट्स उतना डेवलपमेंट नहीं कर पाया, एक्सेप्ट फ्यू डिस्ट्रिक्ट्स, रांची, जमशेदपुर, धनबाद और बोकारो। तो ये सब कुछ डिस्ट्रिक्ट है जो कि आपके झारखंड में थोड़े बहुत डेवलप है, अदरवाइज मोस्ट ऑफ दी जो डिस्ट्रिक्ट है वो बैकवर्ड है, राइट। तो इतना मिनरल रिच होने के बावजूद भी आपके झारखंड बैकवर्ड है, उसका कारण यही है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, ठीक है, टेक्नोलॉजिकली इनएफिशिएंसी है। तो ये सब चीज़ें आप पॉइंट मेंशन कर सकते हो, चीज़ों को रिलेट कर सकते हो, राइट। फिर प्रोडक्शन कैपेसिटी, तो ये ऑब्वियस सी बात है हमारी लो होगी। नो कॉमर्शियल स्केल लिथियम रिफाइनिंग और बैटरी ग्रेड प्रोसेसिंग। तो हमारे यहाँ लिथियम का रिजर्व तो मिल गया है, लेकिन अभी भी हम उसको कॉमर्शियल स्केल पे रिफाइन नहीं कर रहे हैं, राइट। और बैटरी ग्रेड प्रोसेसिंग भी अभी हमने नहीं शुरू की है। उसके बाद देखो वही दे रखा है, लिथियम इन्फर्ड इन रियासी डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर, एग्जाम्पल दे सकते हो। तो इंडिया का स्टेटस पता लग गया, लिमिटेड डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी, इम्पोर्ट डिपेंडेंसी है, ग्रेटर देन 90% लिथियम, कोबाल्ट एंड रेयर अर्थ एलिमेंट मोस्टली फ्रॉम चाइना एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। फिर प्रोडक्शन कैपेसिटी हमारी लो है, हम कमर्शियल स्केल पे इसको प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, लिथियम रिफाइनिंग फैसिलिटी नहीं है, बैटरी ग्रेड प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ नहीं है। और लास्ट में अभी लिथियम का रिजर्व रिसेंटली ही लास्ट ईयर आपको लिथियम का रिजर्व मिला था रियासी के जम्मू एंड कश्मीर डिस्ट्रिक्ट में। तो ये सारे पॉइंटर्स है। अब यहाँ पे कंक्लूजन मेंशन है, लेकिन अभी हम कंक्लूजन बाद में देखेंगे, अभी हम कुछ और फैक्टर्स देख लेते हैं, क्योंकि क्रिटिकल मिनरल्स आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
क्योंकि आज के डेट में आपको पता ही है कि सारी कंट्रीज क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ मूव कर रही है और खासकर इंडिया का तो और ज़्यादा फोकस है। तो इसलिए यहाँ से क्वेश्चन पोटेंशियल फ्रेम हो सकते हैं। तो हमने वाई देख लिया कि क्यों नीडेड है, हमने इंडिया का स्टेटस देख लिया। अब हम और कुछ पॉइंटर्स देख लेते हैं, चैलेंजेस, क्या क्या चैलेंजेस एसोसिएटेड है इन हार्नेसिंग क्रिटिकल मिनरल्स इन इंडिया। तो सबसे पहले देखो, ये सारे बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं, आप डायरेक्टली मेंशन कर सकते हो। तो सबसे पहले मैपिंग, लिमिटेड जियोलॉजिकल मैपिंग है, ठीक है। तो हम अच्छे से मैप नहीं कर पा रहे रिसोर्सेज को, पहले मैप करेंगे, पता लगाएंगे, ठीक है, लोकेट करेंगे, तब तो हम वहाँ पे माइनिंग शुरू करेंगे ना, एक्सट्रैक्शन शुरू करेंगे। तो अभी मैपिंग में ही चैलेंज है कि हमारी लिमिटेड जियोलॉजिकल मैपिंग है। ओनली 10 to 15% ऑफ इंडिया एक्सप्लोर्ड फॉर डीप सीटेड मिनरल्स, राइट। तो कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काफ़ी कम इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो उसका ही रीज़न है कि हमारी जो मैपिंग है वो काफ़ी लिमिटेड है। देन लैक ऑफ प्रोसेस रिफाइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। तो इंडिया में बहुत सारे मिनरल्स मिलते भी हैं, तो क्योंकि हमारे पास रिफाइनिंग और प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो हम ज़्यादातर डिपेंड किस पे करते हैं, हम उसको डायरेक्ट रॉ फॉर्म में बेचते हैं, है ना। तो उन मिनरल्स का रॉ फॉर्म के एक्सपोर्ट पे हमारी डिपेंडेंसी रहती है। अब सोचो अगर हमारे पास प्रोडक्शन कैपेसिटी हो, रिफाइनिंग इंडस्ट्री हो, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हो, तो हम रॉ मटेरियल माइन करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे और उसके बाद अपने कंट्री में ही प्रोसेस करके उसके बाद अगर एक्सपोर्ट करते हैं तो उसका 10 टाइम 20 टाइम्स ज़्यादा आपको दाम मिलेगा। तो इससे इंडिया की फॉरेक्स रिजर्व भी बढ़ेगी, राइट। और कहीं ना कहीं इंडिया को जियो पॉलिटिकल लेवरेज भी मिलेगा। तो ये चीज़ आप मेंशन कर सकते हो। फिर इंपोर्ट डिपेंडेंस एंड प्राइस वॉलेटिलिटी, तो ये भी एक आपका काफी बड़ा चैलेंज है इंडिया में क्रिटिकल मिनरल्स को लेके कि वी आर हेवली इंपोर्ट डिपेंडेंट, राइट। जिसके कारण कि जब भी प्राइस वॉलेटिलिटी होती है तो हमारे इकोनॉमी पे काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, राइट। सो इट इज एक्सपोज टू सप्लाई शॉक्स फ्रॉम चाइना एंड DR कॉन्गो। तो यहाँ पे कोई भी इनस्टेबिलिटी होगी तो इंडिया के इकोनॉमी पे इम्पैक्ट पड़ेगा बिकॉज वी आर हेवली इंपोर्ट डिपेंडेंट। फिर देख लो इन्वायरमेंटल एंड ट्राइबल राइट्स इशू, तो ये भी बात है, ये भी एक इशू है कि अगर हम माइनिंग करते हैं उस लेवल पे तो कहीं ना कहीं फिर इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं और वहाँ पे जो ट्राइबल राइट्स होते हैं उससे भी रिलेटेड इश्यूज अराइज होती हैं, राइट। जैसे मान के चलो ज़्यादातर माइनिंग जो आपके जिस लैंड पे होते हैं तो बहुत बार वो ट्राइबल लैंड्स होते हैं, राइट। तो ट्राइबल्स को क्या होता है, डिस्प्लेस करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं उनके राइट्स भी वायलेट होते हैं। सो कन्फ्लिक्ट्स इन मिनरल रिच बट इकोलॉजिकल ट्राइबल सेंसिटिव जोन्स, तो आपको पता है जैसे हमारा झारखंड है, उड़ीसा है, ठीक है। तो ये सारे जो स्टेट्स है जो कि काफ़ी मिनरल रिच रीजन्स है, राइट। तो ये आपके ट्राइबल, यहाँ पे ट्राइबल भी आपके बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, राइट। तो ये आपका कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है मिनरल रिच रीजन का इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन के साथ। तो देखो कितना अच्छा रिलेशन है, आप डायरेक्टली मेंशन कर सकते हो पॉइंट। फिर मोनोपोली एंड कार्टेलाइजेशन ऑफ रिस्क, तो क्योंकि मोनोपोली है आपका चाइना का जो कि 60% ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट प्रोड्यूस करता है, रादर 90%, फिर 85% रिफाइनिंग करता है, और DR कॉन्गो, तो ये दोनों नाम तो आपको अब रट जाना चाहिए, जो कि अराउंड 70% ऑफ कोबाल्ट माइनिंग कंसिस्ट करता है। डोमिनेट मार्केट्स, दे बोथ आर डोमिनेटिंग मार्केट्स, रिड्यूसिंग इंडियाज बार्गेनिंग पावर, तो हम ज़्यादा बार्गेन भी नहीं कर सकते। अगर मान के चलो हमारे पास अब जैसे आप जियो का एयरटेल का सिम यूज़ कर रहे हो तो अब जियो दाम बढ़ाया जा रहा है, तो आप कुछ कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे क्या चल रही है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन चल रही है। तो यहाँ पे एग्जांपल भी गिवन है कि चाइना ने 2010 में क्या किया था कि जो रेयर अर्थ एलिमेंट का है उसको बैन लगा दिया था, एक्सपोर्ट बैन लगा दिया था जापान जाने से, क्योंकि उसकी जापान से कुछ अनबन चल रही थी। तो यही तो करता है ना चाइना कि मान चलो किसी कंट्री के साथ अनबन चल रही है तो भाई एक्सपोर्ट पे रोक लगा दो, हम नहीं देंगे रेयर अर्थ एलिमेंट। तो जापान क्योंकि डिपेंडेंट है चाइना पे, तो कहीं ना कहीं उसके काफ़ी सारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैम्पर करेंगे, तो इसीलिए इंपोर्ट डिपेंडेंसी घटाना ज़रूरी है। फिर देखो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट एंड इंडिया स्ट्रैटेजी, तो इसको आप वे अहेड में मेंशन कर सकते हो, राइट, कि इंडिया क्या क्या स्टेप ले रहा है और ग्लोबली कौन कौन से स्टेप लिए जा रहे हैं रिगार्डिंग क्रिटिकल मिनरल्स। सो सबसे पहले आप फ्रेंड शोरिंग, तो इस साल के ही इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन था ये टर्म। तो फ्रेंड शोरिंग क्या होता है आपका, जनरली ये यूएन में वोटिंग से रिलेटेड है, राइट। और अगर हम जोग्राफिकल टर्म में देखें तो हम जो फ्रेंडली नेशन के साथ कोलैबोरेट करते हैं, राइट, हम उनको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो जैसे कोलैबोरेशन विद ऑस्ट्रेलिया, US, जापान एंड यूरोपियन यूनियन। फिर इंडिया ऑस्ट्रेलिया क्रिटिकल मिनरल्स पार्टनरशिप 2022 में हुआ था लिथियम, कोबाल्ट, ग्राफाइट के लिए, राइट। तो ऑस्ट्रेलिया भी आपका मेजर प्रोड्यूसर है, तो उससे रिलेटेड जो है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में पार्टनरशिप हुई थी। फिर क्वाड एंड इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, तो जो क्वाड ग्रुपिंग है ये कैसे हेल्प करता है आपके ग्लोबल सप्लाई चेन में, क्योंकि क्वाड ग्रुप का काफ़ी डोमिनेंट पोजीशन है इंडियन ओशियनिक रीजन में, राइट। तो दैट्स वाई इट मेंटेन्स द ग्लोबल सप्लाई चेन फॉर क्रिटिकल मिनरल्स। फिर काबिल देखो, तो काबिल का फुल फॉर्म है आपका खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, जो कि जॉइंट वेंचर है किसका, नाल्को, HCL और MECL।
टू एक्वायर ओवरसीज एसेट, जैसे लिथियम इन अर्जेंटीना, कोबाल्ट इन अफ्रीका। तो ये जो काबिल है आपका, ये क्या करता है, एक्वायर करता है ओवरसीज एसेट का, राइट। तो इंडिया की जो कंपनीज है जो रिस्पॉन्सिबल है माइनिंग के लिए क्रिटिकल मिनरल्स के, ये अदर कंट्रीज में, अदर कंट्री के टेरिटरी में थ्रू सम एग्रीमेंट। फिर देख लो पीएलआई स्कीम। तो पीएलआई स्कीम आपकी इंसेंटिव स्कीम होती है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम फॉर एसीसी बैटरी स्टोरेज। तो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था पीएलआई स्कीम, राइट। सो 18,000 करोड़ एलोकेट भी किया गया था टू बूस्ट डोमेस्टिक सेल मैन्युफैक्चरिंग। फिर देख लो नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन पॉलिसी 2016। तो प्राइवेट एक्सप्लोरेशन एंड डीपर मैपिंग के पर्पस के लिए आपके ये पॉलिसी लाई गई थी, नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन पॉलिसी। तो ये याद कर लेना, आपके काम आएगा वैल्यू एडिशन में, ठीक है। जब भी आप वे फॉरवर्ड लिखते हो तो फ्रेंड शोरिंग, इंडिया ऑस्ट्रेलिया क्रिटिकल मिनरल पार्टनरशिप, क्वाड, काबिल, पीएलआई स्कीम, नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन पॉलिसी, ये सब आप हर जगह फिट कर सकते हो, राइट। फिर एमएमडीआर एक्ट भी है 2021 का, ईज ऑक्शनिंग लाइसेंसिंग फॉर डीप सीटेड मिनरल्स। तो आपको पता ही है कि इंडिया में ऑक्शनिंग वगैरह प्रोसेस काफ़ी कम्बरसम हुआ करता था, लेकिन अब रेगुलेटरी रिफॉर्म और पॉलिसी चेंज की वजह से अब कहीं ना कहीं वो जो चीज़ें कॉम्प्लेक्सिटी कम की जा रही है, ठीक है। तो अब इजी हो गया ऑक्शनिंग और लाइसेंसिंग में फॉर द एक्सप्लोरेशन ऑफ डीप सीटेड मिनरल्स। अब देख लो सजेस्टेड वे फॉरवर्ड, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, अब जितना भी ऊपर हमने चैलेंजेस डिस्कस किया, तो उसके लिए तो सबसे पहले एक्सेलरेट जियोलॉजिकल सर्वे एंड मैपिंग यूजिंग एआई, सैटेलाइट इमेजरी और जियोफिजिक्स। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करें ताकि एफिशिएंसी बढ़े और हम ज़्यादा से ज़्यादा मैप कर पाएँ अपने रिसोर्सेज को, कहाँ कहाँ अवेलेबल है। सेकेंड, इन्वेस्ट इन प्रोसेसिंग एंड रिसाइकलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। तो ये हमने देखा था कि हमारे पास लैग कर रहे हैं हम, है ना, रिफाइनिंग और प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हमारे पास प्रेजेंट नहीं है। तो गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिफाइनिंग यूनिट्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड टू क्रिटिकल मिनरल्स एंड रेयर अर्थ एलिमेंट्स। तो यहाँ पे वही मेंशन है, रिफाइनिंग यूनिट्स फॉर लिथियम, कोबाल्ट, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, प्रमोट अर्बन माइनिंग एंड बैटरी रिसाइकलिंग। थर्ड, सिक्योर ग्लोबल सप्लाई चेन्स थ्रू स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। तो आपने क्वाड देखा, ठीक है। तो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप से ग्लोबल जो सप्लाई चेन है उसको और रिजिलियंट बनाना एंड लॉन्ग टर्म ऑफ टेक एग्रीमेंट्स, राइट। फिर देख लो बैलेंस इकोलॉजी एंड डेवलपमेंट। तो आपको इकोलॉजी को भी ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं है कि आप माइनिंग शुरू किया मैपिंग करने के बाद तो ओवर एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं आप, नहीं, आपको इकोलॉजी का भी ध्यान रखना है प्रॉपर। जो अगर मान के चलो कुछ ट्राइबल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो उनका भी ध्यान रखना है। सो बैलेंस इकोलॉजी एंड डेवलपमेंट, अडॉप्ट एफपीआईसी, फ्री प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट मॉडल्स एंड इन्वायरमेंटल सेफगार्ड्स। तो आप इवन इसमें EIA भी मेंशन कर सकते हो, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, राइट। तो कहीं भी माइनिंग से पहले EIA हो प्रॉपर तरीके से, उसके बाद वहाँ पे कुछ शुरू हो एक्सप्लोरेशन वर्क। फिर प्रमोट R&D एंड स्ट्रैटेजिक स्टॉक पाइलिंग। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे गवर्नमेंट को और इन्वेस्ट करनी चाहिए ताकि और इनोवेशन हो सके और एक्सट्रैक्शन हमारे लिए और कॉस्ट इफेक्टिव और एफिशिएंट हो सके। और एंड ऑल्सो स्ट्रैटेजिक स्टॉक पाइलिंग, और हमें कुछ स्टोर भी करना चाहिए, ठीक है, स्टॉक पाइलिंग भी करना चाहिए फॉर एनी इमरजेंसी। तो यहाँ पे वही उसका एक्सप्लेनेशन है, इंसेंटिवाइज CSIR IITs PSUs टू वर्क ऑन अल्टरनेटिव सब्सटीट्यूट्स एंड सर्कुलर इकोनॉमी पाथवे, ठीक है। तो इन सारी जो इंस्टीट्यूट है जो कि आपके क्या है, प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशन है इंडिया के, जो कि रिसर्च पर्पस में काफ़ी कंट्रीब्यूट करते हैं, जैसे CSIR हो गया, IIT हो गया, IISc बैंगलोर हो गया, PSUs हो गए। तो इन सब पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ताकि ये लोग और अल्टरनेटिव निकाल सकें, ठीक है, क्रिटिकल मिनरल्स के, ताकि जो हमारी डिपेंडेंसी हो वो कम हो, राइट। और लास्ट में है आपका जो सर्कुलर इकोनॉमी पाथवेज, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखना है। तो अगर हम कोई चीज़ बैटरीज वगैरह बना रहे तो उसकी प्रॉपर रिसाइकलिंग हो और उसको हम दोबारा यूज़ कर सकते। तो इससे क्या होगा कि आपके इकोलॉजी और डेवलपमेंट दोनों बैलेंस्ड रहेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अब ये सारे पॉइंट्स एक बार आप गो थ्रू कर लेना, वीडियो देखने के बाद आपको आराम से याद हो जाएगा। मैंने एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में बताया तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो आपको ये काम करना ही पड़ेगा वीडियो देखने के बाद, जो भी आपने बनाया पॉइंट्स नोट्स वगैरह उसको दोबारा रिवाइज करो और उसके बाद आप क्वेश्चन 2-3 रिलेटेड प्रीवियस क्वेश्चन उठा के आप आंसर लिखने का ट्राई कर सकते हो। फिर देखो लाइमस्टोन। तो लाइमस्टोन के बारे में गिवन है। तो लाइमस्टोन इज अ सेडिमेंट्री रॉक कंपोज्ड प्राइमरली ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इज अ यूबिक्विटस एंड वर्सेटाइल रिसोर्स विद इमेंस इकोनॉमिक एंड जियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। तो लाइमस्टोन आपके लगभग हर जगह मिल जाता है, ठीक है, एवरीवेयर प्रेजेंट, इसलिए इसको बोल रहे हैं यूबिक्विटस। और अच्छा कीवर्ड है, आप यूज़ कर सकते हो अपने ज्योग्राफी आंसर में, और काफ़ी वर्सेटाइल रिसोर्स है, राइट। तो ये बनता किससे, कैल्शियम कार्बोनेट से। तो लाइमस्टोन देखते ही हो, सीमेंट इंडस्ट्रीज में, बिल्डिंग मटेरियल्स में, राइट, सॉइल अमेंडमेंट, इन सब में यूज़ होता है और आपका इन्वायरमेंटल एप्लीकेशन भी है लाइमस्टोन का। देन लाइमस्टोन अंडरपिन्स न्यूमरस इंडस्ट्रीज एंड प्लेज अ क्रूशियल रोल इन शेपिंग लैंडस्केप एंड इकोसिस्टम वर्ल्ड वाइड। तो लाइमस्टोन से आप कास्ट टोपोग्राफी भी रिलेट कर सकते हो, राइट, कास्ट टोपोग्राफी।
फिर देखो टॉप प्रोड्यूसर कौन कौन है, तो चाइना, फिर इंडिया, फिर यूएसए, रशिया, ब्राज़ील। और इंडिया में कौन है टॉप प्रोड्यूसर, राजस्थान, फिर एमपी, फिर आंध्रा, फिर गुजरात। अब ये सब लोकेशन आप रिलेट कर सकते हो, अगर आपकी इंडियन ज्योग्राफी अच्छी है तो आपको पता भी होगा रीज़न क्यों राजस्थान में ही ज़्यादा मिल रहा है, राजस्थान और एमपी के साइड ही। तो ये सब जब इंडियन ज्योग्राफी का मैंने सीरीज़ ले रखा है, इसी चैनल पे अवेलेबल है, ठीक है। तो जब आप जो 2026 का अटेम्प्ट दे रहे हैं तो उसको भी आप फॉलो कर लेना, तो बहुत सारे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर राजस्थान में ज़्यादा है तो कुछ रीज़न है वहाँ पे। अब देख लो कोल, तो कोल अ कॉर्नर स्टोर ऑफ द ग्लोबल एनर्जी सेक्टर फॉर सेंचुरीज प्लेज अ क्रूशियल रोल इन पावरिंग इंडस्ट्रीज एंड जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। देखो कितना प्यारा इंट्रोडक्शन है, आप इसको इंट्रो में यूज़ कर सकते हो अगर कोल से रिलेटेड या कोल इंडस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो कोल इज़ अ कॉर्नर स्टोर ऑफ द ग्लोबल एनर्जी सेक्टर फॉर सेंचुरीज। तो आपको पता ही है कि जो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज है वो कोल पे डिपेंडेंट रहती है फॉर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। फॉर सेंचुरीज कोल इज अ कॉर्नर स्टोर ऑफ ग्लोबल एनर्जी एंड इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन पावरिंग इंडस्ट्रीज एंड जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। फिर कोल इज प्राइमरली फॉर्म फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स दैट लिव्ड एंड डाइड मिलियन ऑफ ईयर्स एगो। तो कोल का फॉर्मेशन आपको पता है, प्लांट और जो भी आपके लिविंग बींग्स है उनके रिमेन्स से। तो वो जब आपके ब्यूरिड हो जाते हैं अंडरग्राउंड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स अंडर द हीट एंड प्रेशर, वो कन्वर्ट हो जाते हैं आपके कोल में। क्योंकि आपको पता है कि जो भी लिविंग थिंग है वो किससे बने हुए हैं, आपके कार्बन से बने हुए हैं, राइट। तो कन्वर्ट हो जाता है आपके कोल में। अब कोल में भी आपके कई तरह की क्वालिटी आती है, राइट। कुछ आपके हाई ग्रेडेड कोल होते हैं, हाई क्वालिटी कोल, कुछ आपके लो क्वालिटी के कोल होते हैं जिसमें कोल कंटेंट काफ़ी कम होता है, राइट। तो इसमें पहले प्रोड्यूसर में देख लो, तो प्रोड्यूसर में तो चाइना ही है सबसे पहले, फिर इंडिया है, फिर आपका यूएसए है, राइट। अब देखो इसमें जो सबसे अच्छी क्वालिटी का कोल होता है वो आपका होता है एंथ्रासाइट, राइट। लेकिन ये लिमिटेड अमाउंट में मिलता है। तो ये कहाँ मिल रहा है, आपका कालाकोट जम्मू एंड कश्मीर में। फिर आपका बिटुमिनस कॉयल जो कि आपके रिवर वैलीज के अराउंड मिलते हैं, जैसे दामोदर, महानदी, गोदावरी, सोन। और लिग्नाइट जो कोल आपका तमिलनाडु, असम, मेघालय, अरुणाचल और नागालैंड, इन सब रीजन में आपको लिग्नाइट कोल मिल जाता है। फिर देख लो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कॉमनली रेफर टू एज क्रूड ऑयल इज द लाइफ ब्लड ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, पावरिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड इंडस्ट्रीज। तो इन सब जो भी आगे का लाइन दिया हुआ है ना, इसको आप अलग से नोट कर लेना इंट्रो में, कि अगर पेट्रोलियम से क्वेश्चन कहीं से भी आए, कुछ भी आए, तो इंट्रो में ऐसे शुरुआत करूंगा, ठीक। और या फिर इससे रिलेटेड कोई आपको डेटा, अगर कोई मान के चलो किसी ऑर्गेनाइजेशन ने लेटेस्ट डेटा पब्लिश किया है, या फिर किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने लेटेस्ट डेटा पब्लिश किया रिलेटेड, या तो उसको मेंशन कर दो, अदरवाइज आप इंट्रो इसके साथ शुरू कर सकते हो। तो ये आपको अच्छे मार्क्स फेच करने में हेल्प करेगा, ठीक। देन बियॉन्ड इट्स रोल इन फ्यूलिंग ट्रांसपोर्टेशन, पेट्रोलियम सिग्निफिकेंस एक्सटेंड्स टू न्यूमरस बाई प्रोडक्ट प्रोसेस इन पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। तो ऐसा नहीं है कि जो आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उसका यूज़ सिर्फ आपके व्हीकल्स में होता है या फिर एनर्जी जनरेशन में होता है, बल्कि इसका जो रोल है काफ़ी एक्सटेंडेड है, राइट। क्योंकि आपके पेट्रोलियम के बाई प्रोडक्ट से कई सारे इंडस्ट्रीज चलते हैं। दीज बाई प्रोडक्ट्स कंट्रीब्यूट टू द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर, सिंथेटिक मेडिसिन, वैसलिन, लुब्रिकेंट, सोप, कॉस्मेटिक्स, ठीक है। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से सारी चीज़ें बनता है। फर्टिलाइजर में भी यूज़ होता है, सिंथेटिक रबर और फाइबर्स में यूज़ होता है, मेडिसिन में यूज़ होता है, वैसलिन में यूज़ होता है, जो आप वैसलिन लगाते हो, राइट। तो उसमें ही आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं। फिर लुब्रिकेंट्स में, वैक्स में, सोप्स में, कॉस्मेटिक्स में, तो इन सब में आपका क्या होता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज़ होता है। फिर देख लो टॉप प्रोड्यूसर कौन है आपका, सऊदी अरेबिया। तो आपको पता है OECD वाले नेशन जो गल्फ कंट्रीज़ हैं, ठीक है। तो ये दे आर टॉप प्रोड्यूसर्स। फिर सबसे ज़्यादा रिजर्व कहाँ है आपका, तो वो आपके वेनेजुएला में, राइट। फिर जो पोटेंशियल रिजर्व है आपका इन आर्कटिक ओशन बेसिन एंड साउथ चाइना सी रीजन। तो आपके आर्कटिक ओशन बेसिन में भी आपके कई सारे रिजर्व्स हैं पेट्रोलियम के। फिर इंडिया में असम में, गुजरात में मुंबई हाई, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी बेसिन। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, ये सारे स्टेट्स में आपके पेट्रोलियम रिजर्व मिलते हैं। अब इंडिया में प्रॉब्लम देख लो, तो 83% इम्पोर्ट डिपेंडेंस है, मतलब हम 83% जो आपके पेट्रोलियम या फिर पेट्रोलियम प्रोडक्ट होते हैं वो हम इंपोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल के फॉर्म में। उसके बाद हम उसको प्रोसेस करके, राइट, जैसे जामनगर में आपके रिफाइनरी यूनिट है, उसके बाद उसको प्रोसेस करके फिर हम एक्सपोर्ट करते हैं अलग अलग कंट्रीज़ को। तो जो टॉप सप्लायर्स है हमारे, मतलब हम सबसे ज़्यादा कहाँ से लेते हैं, इराक, साउथ अफ्रीका, रशिया, UAE। लेकिन रशिया यूक्रेन वॉर के बाद हम रशिया से ज़्यादा लेने लगे। ईरान पे तो चलो बैन ही लगा दिया USA ने। तो इराक, साउथ अफ्रीका, रशिया और UAE, इन 4 कंट्री से हम सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। बाकी ये आपके मैप में लोकेशन मार्क्ड है, आप देख सकते हो। शिव सागर, दिग्बोई जो है आपका ऑयल रिफाइनरी, ये आपके आसाम में है। फिर नहरकटिया, कालोल, अंकलेश्वर, बसैन और मुंबई हाई, राइट। तो जो यहाँ पे मेंशन किया यहाँ पे लोकेटेड है। तो आपको एग्जाम में यही बना के आना है, इतना ही बना के आना है, आपका काम हो जाएगा। फिर देख लो नेचुरल गैस।
तो नेचुरल गैस अ नेचुरली अकरिंग हाइड्रोकार्बन मिक्सचर प्राइमरली कंपोज्ड ऑफ मीथेन प्लेज अ वाइटल रोल इन टुडेज एनर्जी लैंडस्केप, राइट। तो नेचुरल गैस भी आपके उतने इंपॉर्टेंट है। तो देखो सब में मोस्टली रिपीटेड ही पॉइंट्स है, सबका सिग्निफिकेंट बता रखा है कहीं ना कहीं। हाँ, यूसेस अलग अलग है अनडाउटेडली, लेकिन आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको एग्जाम में इंट्रो बनाना है तो एक इंट्रो याद करके आप वहाँ पे अलग अलग जो दे रखे हैं जैसे नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, कोल, सबके लिए यूज़ कर सकते हो आप कॉमन इंट्रोडक्शन। तो एक बना लेना अच्छा सा इसमें से चूज़ करके और उसको यूज़ कर लेना मेंस में जब भी आए एंड क्वेश्चन रिलेटेड, तो इंट्रो वैसे ही शुरू करना। सो नेचुरल गैस आपके हैं नेचुरली अकरिंग हाइड्रोकार्बन मिक्सचर प्राइमरली कंपोज ऑफ मीथेन, तो ज़्यादातर आपके मीथेन से मिलते हैं। लेकिन क्योंकि नेचुरल गैस आपके क्या है, क्लीन मतलब आपके क्लीन एनर्जी सोर्स है, मतलब इन कंपैरिजन टू आपके पेट्रोलियम प्रोडक्ट और फॉसिल फ्यूल्स, जो नेचुरल गैस है ये कम एमिशन करते हैं, इसलिए इनको एक अच्छा अल्टरनेटिव कंसिडर किया जाता है फॉसिल फ्यूल्स का, राइट। और इसमें जो सबसे ज़्यादा होता है वो आपका मीथेन होता है। सो दे प्ले अ वाइटल रोल इन टुडेज एनर्जी लैंड्स। देन दिस क्लीन बर्निंग फॉसिल फ्यूल इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, heating, industrial application and transportation, making it an essential energy source for homes and business worldwide. फिर often found in conjunction with petroleum. टॉप प्रोड्यूसर कौन कौन है, तो यूएसए, रशिया, ईरान, चाइना एंड कनाडा। और इंडिया में कहाँ कहाँ मिलता है, मुंबई हाई, कंबाई बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन और असम। तो ये सब पॉइंट याद रखना, ठीक है। रशिया इसमें काफ़ी मेजर प्लेयर है, ये आप पॉइंट कंसिडर कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे दे रखा है जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑयल रिजर्व। तो यहाँ ये डेटा है आपका, इसको एक बार एक ग्लांस में कोशिश करो, जो चीज़ याद रह जाए तो ठीक है ना। अननेसरी सब मत रटने बैठना, लेकिन हाँ जो मेजर मैं बता रहा हूँ वो आप ध्यान में रख लेना। एक बार रिवाइज करोगे वीडियो देखने के बाद तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो देखो कहाँ कहाँ आपके प्रेजेंट है। सो प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर, सिंथेटिक रबर, फाइबर्स, मेडिसिन, वैसलिन, लुब्रिकेंट्स, वैक्स, ये सब का यूज़ हो रहा है। हमने देखा ही पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं ये सारे। देन पोटेंशियल रिजर्व आपके कहाँ कहाँ मिल रहा है, तो आर्टिक ओशन बेसिन देख लिया हमने, साउथ चाइना सी देख लिया, इंडिया में आसाम, गुजरात, मुंबई हाई, कृष्णा गोदावरी एंड कावेरी बेसिन देख लिया। मिडिल ईस्ट में रिसोर्स कोर जोन प्रेजेंट है, जैसे सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, यूएई, कुवैत, ठीक है। और ये सब मिल के आपके हाफ ऑफ ग्लोबल ऑयल रिजर्व कंसिस्ट करते हैं। फिर मेजर ऑयल फील्ड्स देख लो, घावर, रुमालिया और अहवाज जो कि ईरान में है। फिर नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका में देख लो, इमर्जिंग स्ट्रैटेजिक जोन्स। वेनेजुएला के पास सबसे लार्जेस्ट रिजर्व है, ये मैंने आपको बता दिया, ओरिनोको बेल्ट, ठीक है। ओरिनोको आपके वेनेजुएला में ही है, ओरिनोको रिवर, ओरिनोको पोर्ट, ये सब आप पढ़ते होगे जब मैपिंग करते होगे तो। फिर शेल ऑयल गैस का आपका यूएसए जो है टॉप प्रोड्यूसर है, राइट। फिर कनाडा ऑयल सैंड्स, अल्बर्टा में भी आपके रिजर्व है। फिर रशिया एंड सेंट्रल एशिया, यहाँ पे भी आपके नेचुरल, दे आर टॉप प्रोड्यूसर्स ऑफ नेचुरल गैस। फिर अफ्रीका इज कंसिडर्ड एज मिनरल रिच रीजन, उसमें स्पेशली डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, नाइजीरिया, ठीक है, साउथ अफ्रीका। देन एशिया पैसिफिक रिसोर्स डेफिशिएंसी, तो इसमें आपके इंडिया या जो अदर एशियन नेशन है वो क्या है, इम्पोर्ट डिपेंडेंट है। सम ऑफशोर रिजर्व्स इन चाइना, इंडोनेशिया प्रेजेंट, जैसे सुमात्रा और कालीमंतन। अब न्यू फ्रंटियर्स ऑफ ऑयल एक्सप्लोरेशन, तो इसमें आपको आर्कटिक रीजन देखने को मिल रहा हो, क्योंकि आपको पता है आर्कटिक रीजन आप पिघल रहा है तो होल्ड लगी हुई है यहाँ पे एक्सप्लोरेशन के लिए। सो एस्टिमेटेड 13% ऑफ अनडिस्कवर्ड ऑयल प्रेजेंट है आपके आर्कटिक रीजन में, लेकिन इट कैन ऑल्सो पोज इन्वायरमेंटल चैलेंज। तो ये सब मैंने आपसे ऊपर डिस्कस कर लिया था। फिर डीप वाटर एंड अल्ट्रा डीप वाटर रिजर्व, जो कि ब्राज़ील प्री सॉल्ट बेसिन में प्रेजेंट है। और इन सब को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है तो वो है आपके शेल फ्रैक्चरिंग, डायरेक्शन ड्रिलिंग, हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग और इंजीनियर ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है। अब आप आज का लास्ट टॉपिक देख लो, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है। फिर कल से हम एनर्जी देख लेंगे, एनर्जी जो रिन्यूएबल सोर्स है उसको अच्छे से कवर करेंगे। और एक क्लास तो मैं आपका अगर पॉसिबल हो पाया तो डेडिकेटेडली आंसर राइटिंग का कर लूँगा, ठीक है। आज की क्लास में आंसर राइटिंग को अभी मैं स्किप करता हूँ। आपको मैंने जो बता दिया आप कोशिश करो, जो भी रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एक दो वो आप कोशिश करो खुद से लिखने का, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे मेंस के पॉइंटर बताए, ठीक है। तो लास्ट टॉपिक देख लेते हैं आज का, शेल ऑयल एंड गैस। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ रखा आपके, तो इसको अच्छे से ध्यान दे लो। शेल ऑयल एंड शेल गैस, अनकन्वेंशनल ऑयल एंड गैस रिसोर्सेज ट्रैप्ड विद इन शेल रॉक्स फॉर्मेशन हैव रिवोल्यूशनाइज्ड द एनर्जी लैंडस्केप इन रिसेंट डिकेड्स। तो जो शेल ऑयल और शेल गैस है ना, ये प्रेजेंट रहते हैं विद इन द शेल रॉक्स,
राइट। तो इनको हम एक्सप्लोर कैसे करते हैं, तो इसमें हम हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग का यूज़ करते हैं, राइट, हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग टेक्नोलॉजी। तो इसमें क्या होता है जनरली कि हम बहुत हाई प्रेशर से क्या करते हैं, वाटर देते हैं अंडरग्राउंड, ताकि जो रॉक्स है जिनमें आपके शेल गैस प्रेजेंट है वो फ्रैक्चर हो जाए और वहाँ से आपके शेल गैस एमिट हो, जिसको हम उसके बाद कैप्चर करके यूज़ कर सके, राइट। लेकिन इस प्रोसेस में आपके कई सारे इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं, आपका ग्राउंड वाटर कॉन्टेमिनेट होता है, ठीक है, आपके हार्मफुल टॉक्सिक गैस इमिट होते हैं, तो वही यहाँ पे सब मेंशन है। दीज रिसोर्सेज प्रीवियसली इनएक्सेसिबल आर नाउ एक्सट्रैक्टेड थ्रू इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज। तो पहले तो ये आपके इनएक्सेसिबल थे, ठीक है, तो पहले रिसोर्सेज नहीं थे, लेकिन अब हमने ढूंढ लिया है इनको एक्सप्लोर करने का, एक्सट्रैक्ट करने का, तो अब ये एक्सेसिबल हो चुके हैं, दैट्स वाई दे आर कंसिडर्ड एज रिसोर्स नाउ। सो इनका देख लिया हमने प्रेजेंट कहाँ रहता है, राइट, यूजेस देख लिया एनर्जी सेक्टर में, और कैसे हम इनको एक्सप्लोर कर रहे हैं, वो है आपका हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग से। तो ये कीवर्ड है, याद रखना, राइट। सेल गैस एक्सप्लोरेशन में आपके हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग यूज होता है, विच अनलॉकिंग वास्ट न्यू एनर्जी रिजर्व्स एंड इम्पैक्टिंग ग्लोबल एनर्जी मार्केट सिग्निफिकेंटली। तो इसमें टॉप प्रोड्यूसर आपका यूएसए है, ठीक है। हालांकि इसके हार्मफुल काफ़ी सारे इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस है, लेकिन इसके बावजूद भी क्योंकि अब बेनिफिट हो रहा है तो यूएसए मास लेवल पे एक्सप्लॉइट कर रहा है, दैट्स वाई यूएसए इज आपका टॉप प्रोड्यूसर। फिर चाइना है, फिर अर्जेंटीना है, कनाडा है, रशिया है। और इंडिया में देखा जाए तो प्रॉमिसिंग पोटेंशियल प्रेजेंट है इन कैम्बे बेसिन, गंगा वैली बेसिन, असम एंड अरक्कन बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन एंड कावेरी बेसिन, राइट। और प्रॉब्लम यहाँ पे देख लो, यहाँ पे वो मेंशन है प्रॉब्लम, इंडिया का याद रखना, ये सारे इसमें से 2-3 भी याद रखोगे तो आपका काम हो जाएगा। फिर प्रॉब्लम देख लो, प्रॉब्लम विद रिस्पेक्ट टू शेल ऑयल एंड गैस माइनिंग, शेल ऑयल एंड गैस एक्सट्रैक्शन particularly थ्रू हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग फेसेस सेवरल इन्वायरमेंटल एंड पब्लिक हेल्थ कंसर्न, जैसे मैंने बता दिया आपको वाटर कंटेमिनेशन। फिर अब मान के चलो आप इतने हाई प्रेशर से अगर वाटर मार रहे हो अंदर, तो आपका खतरा है सिस्मिक एक्टिविटी प्रोड्यूस होने का, राइट, तो उससे आपके अर्थक्वेक वगैरह भी आ सकते हैं। देन एयर एंड क्लाइमेट इम्पैक्ट, तो इससे क्या होता है, मीथेन लीकेज होता है, जो कि आपका क्या है, ग्रीन हाउस गैस है, राइट। बाकी ग्रीन हाउस गैस का आप इम्पैक्ट जानते ही हो। फिर आपका पॉल्यूशन फ्रॉम ड्रिलिंग, तो जब ड्रिलिंग प्रोसेस में भी आपके पॉल्यूशन होता है, हार्म लोकल एयर क्वालिटी, राइट। और उसके बाद आपका लैंड भी डिस्टर्ब होता है। इट रिक्वायर्स सिग्निफिकेंट लैंड यूज फॉर वेल पैड्स, पाइपलाइंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, डिस्टर्बिंग इकोसिस्टम एंड इम्पैक्टिंग लेवल लोकल कम्युनिटीज। तो काफ़ी कॉमन पॉइंट है, राइट, और जनरलिस्टिक पॉइंट है, तो आप आराम से आंसर में यूज़ कर सकते हो। तो इसी के साथ आज के लेक्चर का हमारा सारा टॉपिक कवर हो गया है, ठीक है। तो शुरू में हमने पूरा PYQ डिस्कस कर लिया, जिससे हमें ये आइडिया लग गया कि हमें क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, राइट। उसके बाद मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स थे वो डिस्कस कर दिया, कुछ मेन से रिलेटेड एनालिसिस करवा दिया। अब इस लेक्चर को देखने के बाद आपका काम है कि आप जो रिलेटेड PYQs है शेल गैस से रिलेटेड, राइट, उसको आप पिक करो और कोशिश करो खुद से लिखने का, ठीक है। बाकी कैसे लिखना है, अप्रोच वगैरह तो मैं डिस्कस कर ही दिया हूँ। अब नेक्स्ट क्लास से हम और जो बचे कुछ आपके रिसोर्सेस हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेस है, ये सब भी हम कवर करेंगे, और उसके बाद एक क्लास हम डेडिकेटेडली आंसर राइटिंग कर लेंगे इससे रिलेटेड, राइट। तब तक आप रिवाइज करके आना। आंसर राइटिंग क्लास को करने के समय आप कोशिश करना कि साथ के साथ जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तब आप आंसर लिख लो टाइमर लगा के। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई एंड। जय हिंद।